निशांत चंद्र भाई, आज हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताएंगे जॉब सेक्टर के बारे में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में। आप सॉफ्टवेयर और एआई को समझ दो। एआई हर जगह घुसेगा। ये हमारी सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट डेकेड होने वाला है। हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट कैन डू एवरीथिंग बेटर देन एनी ह्यूमन अलाइव। जिसने पहले एजीआई बना लिया उसके पास ये शक्ति होगी कि आप खुद एक आईआईएम आईआईटी पेडिग्री लेके बैठो। ट्रेडिशनल कॉलेजेस 10 सालों में रेलेवेंट नहीं होंगे। शायद इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर आप चूज करते हो कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाना, तो थ्योरेटिकली शायद आज पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते। जितने मार्क्स आए हैं वो यार नहीं काम आएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। या जो भी आप चूज कर रहे हो अपने बच्चे के करियर में, चूज करने चाहिए जो अदरवाइज इट विल क्रिएट हैवॉक। जो बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, नॉन आईआईटी, एक ड्रीम सिनेरियो ये होता है कि आई नीड अ जॉब इन टीसीएस। फिर क्या? देयर इज समथिंग कॉल्ड नंबर 1 जॉब इन द इंजीनियरिंग वर्ल्ड इन इंडिया। इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, यस। ये जो जॉब्स चले जाएंगे नैरेटिव है, ये एक्चुअली होगा। मतलब इट्स इनएविटेबल। ये आईटी जॉब सेक्टर की सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी शेयर कीजिए। इंडिया की सबसे ज्यादा सैलरीज आईटी सेक्टर ही दिलवाता है। हर साल 20-30% सैलरीज बढ़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है और कौन से रेलेवेंट स्किल्स होंगे? That's a human skill that will take very long time to grow. ये जो एक सपना है ना कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, एक्चुअली उसकी विंडो सिर्फ 20 साल की है। It's a ticking clock. टिक टॉक। अगले 10 सालों में सबसे क्रेजी प्रेडिक्शन क्या है आप? I feel is going to blow our mind. शायद ये सबसे बड़ी मोमेंट होगी ह्यूमन स्टोरी में। दोस्तों, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहां मुझे ये लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये वाले पॉडकास्ट देखने चाहिए, क्योंकि सारे इंडियंस आज एआई के बारे में थोड़ी तो चर्चा कर रहे हैं ना, पर ये चर्चा ना अक्सर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स की वजह से या मोदी जी की बातों की वजह से होती है। आई फील अगर आप एआई की बातें कर रहे हो तो थोड़ी सी एडुकेशन लेकर जॉब सेक्टर की रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी को जानकर बातें होनी चाहिए। इस पॉडकास्ट में आप एआई को बहुत गहराई से समझोगे, आप जॉब रियलिटीज को समझोगे। ये एक नैरेटिव है ना कि एआई आपका जॉब चुरा लेगा, इस नैरेटिव की सच्चाई जानोगे, बहुत कुछ जानोगे आज के पॉडकास्ट में। खुद के करियर के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके करियर के लिए, अगर आप 40s या 50s के एज ग्रुप में हो तो आपके फ्यूचर के लिए भी आप बहुत कुछ जानोगे। ये एक बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। डेफिनेटली हो सके तो फैमिली के साथ बैठकर एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखोगे। आज के गेस्ट एक हाईली क्वालिफाइड आईआईटी और आईआईएम ग्रेड है। मैं मानता हूँ खुद के करियर को स्टडी करके कि यार जब मैं 22 साल का था ना, मुझे 30 साल 35 साल की उम्र के लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए थी। तो आज के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, आज के टीनेजर्स के लिए और आज के पेरेंट्स के लिए इनकी बातें बहुत मायने रखेंगी। इन्होंने आज खुद एजुकेशन सेक्टर में खुद की स्टार्टअप स्टार्ट करी है जिसका नाम है न्यूटन स्कूल, जहां बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल 2024 स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्किल, आईटी इंजीनियरिंग की स्किल सिखाई जा रही है। आई पर्सनली लव इंटरैक्टिंग विथ फाउंडर्स लाइक दिस जो एक्चुअली भारत का भविष्य बदल रहे हैं। तो अगर आपको भी खुद का भविष्य बदलना है, आज के पॉडकास्ट को अब्सॉर्ब कीजिए, बहुत कुछ सीखोगे। दिस इज निशांत चंद्र भाई ऑन TRS। निशांत चंद्र भाई, चाय गर्मा गर्म है, आपकी वाइब बहुत प्यारी है और आज हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताएंगे जॉब सेक्टर के बारे में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में, रियल वर्ल्ड रिलेटेड कॉलेज प्रॉब्लम्स के बारे में। और मेरा ये मानना है कि अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी सैड सिचुएशन है, पर सच है कि शायद आज पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते सिवाय कॉलेज की फीस भरने में। वहाँ हेल्प कर सकते हैं, बट गाइडेंस शायद आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे सकते और शायद ट्रेडिशनल कॉलेजेस भी आपको नहीं दे सकते। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि
आई फील कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे हम, आई एम श्योर यू ऑल्सो फील लाइक दिस, कुछ ना कुछ बदलना था एजुकेशन के बारे में, पर पता नहीं था कि कैसे बदले. आज दुनिया ही बदल चुकी है. बिल्कुल. ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया कैसे बदल रही है. AI वर्ल्ड और IT वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बस लिस्ट आउट कीजिए, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, AI वर्ल्ड और IT वर्ल्ड दोनों में बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं. जैसा हम सबको पता ही है कि IT इंडिया की ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, राइट जी. और आज तक इंडिया की सबसे ज़्यादा सैलरीज और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स में जॉब्स जो हैं वो मोस्टली IT सेक्टर ही दिलवाता है. और तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई है चीज़ें. लास्ट के 2-3 साल से बहुत क्रेजी जंप था. हर साल 20-30% सैलरीज बढ़ रही हैं. ये क्यों हो रहा था? क्योंकि US में कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रुपी प्रिंटिंग हो रही थी, तो उनकी गवर्नमेंट ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट कर दिए. तो वहाँ के VCs ने आके वो इंडियन मार्केट में भी लगा दिए, US मार्केट में भी लगा दिए. और जो VC का पैसा हमारे पास आता है वो फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी में ही जाता है. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिमांड सप्लाई में इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया कि सैलरीज बहुत तेज़ी से उठने लगी. एंड जो लोग पहले 10 लाख कमाते थे वो लोग 20 लाख कमाने लगे. अपने 2-3 साल के करियर में लोग 30 लाख 40 लाख की सैलरीज पे पहुंचने लगे. सो इट वाज अ गुड टाइम फॉर टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इट्स स्टिल अ गुड टाइम बट द स्पीड हैज़ सॉर्ट ऑफ रिड्यूस्ड अ बिट. और बाकी AI के आने से अब थोड़ा लोगों को डर भी लग रहा है कि AI कितनी चीज़ें ऑटोमेट कर देगा, जॉब्स कैसी रहेंगी. और उधर US में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI ये सब अपनी कुछ ना कुछ लॉन्च करे जा रहे हैं, नए नए फीचर्स. कभी वॉइस को अभी ChatGPT जैसे टेक्स्ट डिपेंडेंट था तो उन्होंने वो तो लॉन्च किया ही, जो बहुत खलबली मची कि भाई कॉपीराइटर्स अब क्या करेंगे ये वो. फिर डिज़ाइन के लिए लॉन्च किया है जो मिड जर्नी ने शुरू में लॉन्च किया था कि आप डिज़ाइन भी अब AI से बना सकते हो. अब कुछ वॉइस की चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं कि आप सेल्स कॉल भी AI से करवा सकते हो. अब कुछ ग्राफिक वाली चीज़ें रिलीज़ हो रही है, मोशन टीवी कि अब मूवीज़ भी AI बना सकता है. सब अर्ली स्टेजेस में है बट अ लॉट इज़ हैपनिंग वेरी क्विकली. तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स हैं. क्योंकि आप सॉफ्टवेयर और AI को समझते हो तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगले 5 सालों में क्या होगा, वो अनप्रेडिक्टेबल है या कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है बट लोग ये कहते हैं कि ये हमारी सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट डेकेड होने वाला है क्योंकि इतनी सारी नई चीज़ें आने वाली हैं. ऑटोनॉमस ड्राइविंग आने वाली है अगले 5-10 सालों में. तो जबकि हमारी पूरी इकॉनमी बहुत डिपेंडेंट है, जॉब्स बहुत डिपेंडेंट है उन पर. हमारे पास बोलने वाले, सुनने वाले AI आने वाले हैं. तो अगले 4-5 साल में जॉब्स में देयर विल बी अ मेजर रीशफल. जी. एक तो हमें अपस्किल भी करना पड़ेगा. जो हम लोग एग्जिस्टिंग हैं वो हम जैसे काम कर रहे थे पहले वो नहीं चलेगा. वी हैव टू बिकम सुपर ह्यूमन. सबको AI के थ्रू एक आयरन मैन के पास जैसे एक आर्मर प्लेटेड वो मिलता है वैसे ही हम सबको भी एक मिलेगा. सो आई थिंक वी ऑल ऑफ अस विल बिकम लाइक सुपर ह्यूमन इन आवर वर्क बट देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एज वेल. ओके. क्या AI की कंपनी आप खुद खोल सकते हो कोडिंग सीखे बिना? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लोग एक्चुअली एंडरसन हॉर्विट्ज एक बहुत बड़ी VC फर्म है US की जिन्होंने बहुत इनोवेटिव चीज़ों में लगाया है. वो अब कहने लगे हैं कि अब पॉसिबल है कि अगले 4-5 साल में पहला $1 बिलियन सिंगल पर्सन कंपनी बन सकती है. कि एक बंदा $1 बिलियन का रेवेन्यू, $1 बिलियन की वैल्यूएशन ले सकता है, विच वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल. इवन अगर आप लास्ट के 20-30 साल देखो तो पहले यूनिकॉर्न बनाना या $1 बिलियन की वैल्यूएशन की कंपनी बनाना, जब तक आपके पास बहुत पैसे नहीं है, जब तक आप टाटा, बिरला, अंबानी नहीं हो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जबकि अब आज की जनरेशन में ओवर द लास्ट डेकेड छोटे छोटे मिडिल क्लास के एंटरप्रेन्योर्स आके इतनी बड़ी कंपनी बना पा रहे हैं. इसी को अगर हम थोड़ा एक्सट्रापोलेट करें तो अगले 10 साल में आई फील एक बहुत छोटी टीम, 5-7 लोगों की टीम एक्चुअली बिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंच पाएगी और $1 बिलियन कंपनीज बना पाएगी. ओके. इसी जॉब सिनारियो को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से. Sure. ठीक है. बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं. तो आपसे 2 कैटेगरीज के बारे में पूछना चाहूँगा. पहली कैटेगरी है द नेक्स्ट यूनिकॉर्न्स. श्योर. और दूसरी कैटेगरी है IT जॉब सेक्टर. श्योर. दोनों में ही ग्रोथ आने वाली है. यस.
पहले ये आईटी जॉब सेक्टर की ग्रोथ के बारे में समझाइए Sure. और सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी शेयर कीजिए कि अब क्या है और क्या होने वाला है. So IT sector has been one of the most biggest contributors of jobs in India, right? हमारे सारे मिडिल क्लास को की ऑर्बिट शिफ्ट IT sector, which includes software, which includes technology companies like Flipkart and Zomato and so on. तो इन्होंने बहुत बड़ा डेंट दिया है. मतलब इंडिया का IT एक्सपोर्ट सऊदी के ऑयल एक्सपोर्ट जितना बड़ा है. कई कंट्रीज के मिडल ईस्ट कंट्रीज के ऑयल एक्सपोर्ट से बड़ा है. तो इंडिया इतना पावरफुल है आईटी में. तो एंड दैट्स वाई आईटी की जॉब्स भी सबसे तेज़ी से बढ़ती हैं, सबसे स्टेबल रहती हैं. आज की डेट में अगर आप देखोगे, टॉकिंग अबाउट द सैलरीज, राइट, तो मैं थोड़ा ऊपर से शुरू करूँगा, राइट. तो हमने सबने 1 करोड़ की सैलरीज वाला अखबार की क्लिपिंग पढ़ी है, और हमें ये भी फिर देखा है कि यार वो 1 करोड़ की सैलरी ज़्यादा यूएस वाली सैलरीज होती हैं, जो लोग यूएस में जाके लेते हैं. मतलब जॉब यहाँ मिलती है, जाते हैं यूएस, जाते यूएस में, काम यूएस में करते हैं. जी. बट आपको पता है देयर समथिंग कॉल्ड HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, जो इंडिया में भी 1 करोड़ की सैलरी देती हैं आपको एज अ फ्रेशर या वेरी यंग एज पे, 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले. तो इंडिया में भी अभी भी 1 करोड़ की सैलरीज वो आने लगी हैं. तो ऐसी कई सारी फर्म्स हैं जो देती हैं, बशर्ते वो बहुत कम होता है, बहुत एलीट लोगों को वो मिलता है. बट फिर भी 22-23 साल की उम्र में इतना पैसा बहुत बड़ी बात है. ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग कैपेबिलिटी, मतलब जितनी अच्छी आपकी कोडिंग स्किल्स. वो एसेंशियली IQ टेस्ट ही होता है. तो आप जेई के एग्जाम को 10x कर दो और बस वो कोडिंग में ले रहे हैं rather than फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैसे टेस्ट होते हैं. वो आपके दिमाग के थॉट पैटर्न्स को झांकते हैं. यस. और उसमें कुछ मेहनत का भी रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एक हाई IQ एग्जाम के लिए भी आपको मेहनत भी करनी पड़ती है टू एक्चुअली प्रैक्टिस दोज प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन. तो वो इंटेलिजेंस प्लस मेहनत का एक कॉम्बिनेशन होता है. उसके बाद आप आ जाइए, तो ये यूजुअली टॉप के IITs या टॉप के 5-10 कॉलेजेस में ही जाते हैं, और उनमें से भी गिने चुने लोग उठाते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स. यस. तो एसेंशियली जैसे अब ह्यूमंस ट्रेड करते हैं जी, कि जाके इतने रुपए लगा दिए, इन कंपनीज में एल्गोरिदम से ट्रेडिंग होती है. तो एल्गोरिदम सारा डेटा पढ़ रहा है हज़ारों कंपनीज का एक साथ, जहाँ उसको दिखा थोड़ा गिरा लगा दिया. तो वो एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक एल्गोरिदम से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऊपर नीचे हो जाता है. दैट्स व्हाई दे नीड द स्मार्टेस्ट पीपल देयर. कैन यू नेम सम कंपनीज? या सो यूजुअली इनका नाम जाना नहीं जाता है. टावर रिसर्च जैसे हैं, ग्रेविटॉन जैसे है, और भी कई सारी कंपनी है. बुटीक फर्म्स कहते हैं इन्हें. बहुत छोटी टीम्स होती हैं इनकी, बट यूजुअली दिल्ली, मुंबई में बेस होंगी. मुंबई में ज़्यादातर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के पास रहती हैं. उनको ये लगता है कि उनके इंटरनेट के तार डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से आ रहे होते हैं. एक मिली सेकेंड से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनमें फ़र्क पड़ जाता है. फाउंडर्स भी कोडर्स ही है. फाउंडर्स भी कोडर्स होते हैं यूजुअली, और बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं. मतलब अगर कोडिंग सीख ली तो ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो है. यस, एब्सोल्युटली. कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म खोल लो. यस. ओके, छापोगे. हाँ, बिल्कुल छापोगे. कितना रेवेन्यू होता होगा इन कंपनीज? इन कंपनीज का रेवेन्यूज तो आप मान लो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स, कई बार बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी होता है. बट इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होता है. तो वो आपको पर एम्प्लॉय में यहाँ पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं, इफ़ नॉट मोर. तो बहुत छोटी टीम की, 100 लोगों की टीम एक इंडिया के 10,000 लोगों की टीम वाली कंपनी से भी ज़्यादा मतलब रेवेन्यू कमा रही होगी. तो नंबर 1 जॉब है इन द इंजीनियरिंग वर्ल्ड इन इंडिया. इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, यस. कई लोगों का प्यार कहीं और होता है, तो यहाँ पे उनको बिल्ड करने ज़्यादा नहीं मिलता. जी. जैसे अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, अपनी कोई कंपनी खोलनी है, तो उसका थोड़ा प्यार अलग होता है. बट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, दीज आर द हाईएस्ट पेइंग. थोड़ी रुकी क्वेश्चन है, पर कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होती है इसके लिए? तो यहाँ पे एक्चुअली आप बहुत लो लेवल कोडिंग लैंग्वेज पे काम करते हो, जैसे C++, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आप जितना क्लोज हो उतना अच्छा. तो इन लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे चलते हैं इंटरनेट पे, तो वो सारा फ़र्क पड़ता है. बट एक्चुअली उस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस पे काम हो रहा है. बट C++ जैसी लैंग्वेजेस पे, मतलब अगर ऐसा एग्जाम क्रैक किया, मतलब मोस्टली काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं. हाँ, वो उन्होंने किया है तो वो सिखा देंगे. अभी आम जनता के लिए, हाँ, हम जैसे लोग जो ऐसे जॉब इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए बताओ. उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो सॉफ्टवेयर की कुछ बुटीक फर्म्स हैं, राइट, जो आपको 30-40 लाख 50 लाख पर ईयर दे देती हैं. अगेन इनका भी रिलेटिवली हार्ड होता है, बट मियर मॉर्टल्स कैन एक्चुअली इफ वर्क हार्ड अचीव दोस. एक टाइम पे
कुछ फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह के भी होते हैं, बट ये लोग माइक्रोसॉफ्ट गूगल से भी ज़्यादा पैसे देते हैं. जैसे आपके न्यूटेनिक्स हो गया, आपका डेटाब्रिक्स हो गया, तो ये कुछ यूएस की कंपनीज हैं और कुछ इंडिया की भी हैं जो बहुत ज़्यादा देती हैं. तो ये 30 से 50 लाख टाइप्स की रेंज में ये भी देती होंगी. और इंडिया में ही जॉब होता है. और ये इंडिया में ही जॉब होती है. इसके बाद आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन टाइप की कंपनीज आती हैं जो आपको यूजुअली आप मान लीजिए 20 से 30 लाख की रेंज में इनिशियल स्टार्टिंग सैलरीज देती हैं. इनके स्टॉक्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि अगर जैसे आपने देखा होगा लास्ट 3 साल में मेटा का स्टॉक ऑलमोस्ट 2x हो गया, इफ नॉट मोर. तो अगर आपको किसी ने 20 लाख की सैलरी दी थी तो अपने आप 20 लाख के स्टॉक्स दिए थे तो अपने आप ही 40 लाख के हो गए. तो इनका बहुत बड़ा कंपोनेंट स्टॉक का भी होता है, सब्सटैंशियल कंपोनेंट. तो टॉप पे अगेन 20 से 30 लाख की स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं, काफ़ी बार ज़्यादा भी होती हैं, बट इस रेंज में. और यहाँ से आप सुंदर पिचाई बन सकते हो. हाँ, यहाँ से आप बिल्कुल सुंदर पिचाई बन सकते हो. जैसे सुंदर पिचाई का जितना मुझे पता है, जी. उन्होंने तो एक्चुअली MBA भी करी थी, वो तो मैकिन्जी में भी गए थे. तो उन्होंने थोड़ा सा घूम फिर के पाथ लिया था, बट एट द एंड ही लैंडेड एट गूगल एट स्टिल 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस. और फिर उन्होंने वहाँ से अपनी जो करियर बनाया वो लाइक कमेंडेबल. ये जो क्रेजी ग्रोथ मिल सकती है किसी कोडर के करियर में, इज इट ऑलवेज एन आउटकम ऑफ एडिशनल स्किल्स? मतलब कोडिंग के अलावा पीपल मैनेजमेंट, कोडिंग के अलावा पता नहीं जुगाड़, ऐसे ये फैक्टर्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल होते हैं. तो एक लेवल पे जब आप एंटर करते हो तो इट्स फाइन कि आप बस अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से काफ़ी आगे पहुंच सकते हो. बट एक पॉइंट के बाद एक तो टीम की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एवरीवन इज हाई परफॉर्मिंग, एवरीवन इज बीइंग सॉट आफ्टर. तो आपको लोगों को मोटिवेट करना बिल्कुल आना चाहिए और उनको वेरी एनरिचिंग काम देना आना चाहिए, नहीं तो आपको टीम ही छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि पैसे तो हर जगह बट ही रहे हैं. तो आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, आपको ये भी समझना चाहिए कि पहले तो आप एक फीचर या प्रोडक्ट पे काम करते हो कि यार ठीक है मैंने चेकआउट सिस्टम बना दिया, बट फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको 5 आर्किटेक्चर, मतलब 5 एलिमेंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं कि भाई एक चेकआउट सिस्टम भी है, एक जगह पे वो बुक भी कर रहा है, अगर बुक करते टाइम उसको कॉल आ गया तो क्या होगा, अगर तो इस टाइप से बुकिंग सिस्टम्स कैसे हैं, पैसे कैसे मैनेज होते हैं, ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में बैकएंड पे कैसे संभलता है. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन. तो वो सारी चीज़ें आ जाती है जब आप बड़े होते हो, बट वो इनिशियल डेज में उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी प्रोडक्ट के फोर फ्रंट पे हो, कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में भी कोई आज AI का कोई बॉट बना रहा है, तो आपको यूज़र की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है. एम्पैथी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे सोचेगा, वो बटन दबाएगा या नहीं दबाएगा. क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर में लोग प्रोडक्ट या टेक वाले बोलेंगे कि यार वो तेरा बटन दबा क्यों नहीं रहा, बट इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव हाउ अ यूज़र बिहेव्स, राइट. तो यूज़र एम्पैथी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपने खुद का कुछ कर रखा हो ना, आपने कभी भी अपना कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट कर रखा हो या फिर कुछ बिजनेस बनाने का ट्राई किया हो, तो यूज़र एम्पैथी आपको बहुत तेज़ी से आ जाती है, क्योंकि जब वो चमाटे बढ़ते हैं ना यूज़र के, वही बिगेस्ट लर्निंग लाता है. ओके, गो ऑन. जॉब मार्केट के बारे में तो जैसा आपने बोला, सॉफ्टवेयर सेगमेंट की एक बहुत अच्छी बात ये है कि ऊपर वालों को तो बहुत ज़्यादा मिलता ही है, बट नीचे का भी जो सेफ्टी नेट है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग है. कि अगर कोई इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग में घुसा है और वो मेहनत कर ले और उसको थोड़ी सही गाइडेंस मिल जाए, ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ तोड़ फोड़ चाहिए, तो 6-7 लाख की सैलरी तो कहीं नहीं गई, विच कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स गारंटीड नहीं होता. कई सेगमेंट्स की टॉप सैलरीज 6-7 लाख पे शुरू होती हैं. सॉफ्टवेयर में भी 3-4 पे रहते हैं, बट अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 6-7 लाख टच करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आई फील एवरग्रीन फील्ड है. 10 साल पहले भी सबसे ज़्यादा सैलरीज हमारे टाइम पे भी उसी में मिलती थी, आज भी उसी में मिलती हैं, और 10 साल बाद भी आई फील उसी में मिलेंगी. ओके, अभी एक लेमैन के लिए ये समझाइए कि AI के आने से कोडर्स के जॉब क्यों नहीं चले जाएंगे. ये एक अजम्पशन है बहुत लोगों की कि एक पॉइंट के बाद शायद ChatGPT आपके कोड्स लिख दे, पर एक्चुअल लॉजिक क्या है? तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो कुछ होता है, अगेन जैसे हमने बात किया फीचर बनाना, पर कोड में मिलियंस ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं कि कैसे मुझे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देखनी है, कैसे मुझे डेटा स्टोरेज भी देखना है और ये सब. तो देयर आर मिलियंस ऑफ मूविंग पार्ट्स विच ऑल्सो डिपेंड ऑन आपका विजन क्या है प्रोडक्ट के लिए,
है ना, कि आपकी प्रोडक्ट में स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, या आपके प्रोडक्ट में प्राइस सबसे कम रखना सबसे इंपॉर्टेंट है क्या। तो जैसे ही प्रोडक्ट बड़ा बनता जाता है ना, तो कॉम्प्लिकेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। जैसे हम भी कोई बिजनेस चलाते हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कॉम्प्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। तो अभी ये एक्सपेक्टेड है कि एक पॉइंट के बाद एआई को ह्यूमन डिसीजन चाहिए ही होगा। और दूसरा ये भी है कि एआई फुल प्रूफ नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां करते रहता है, तो मॉनिटरिंग तो चाहिए ही होगी। तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एआई कंप्लीटली सॉफ्टवेयर में रिप्लेस कर सकता है? नॉट फॉर अनदर 5-10 ईयर्स, इवन फॉर एंट्री लेवल बहुत मुश्किल है। बट इट विल टेक अप 50%, 60%, 70% ऑफ योर जॉब। तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, आप डबल आउटपुट अपना कर पाओगे, पर वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है जो आप कर सकते हो। बट आपको अभी कंप्लीटली रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है अगले 5 साल। कोडर की स्पीड बढ़ जाती है, कोडर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 2024 में मोस्टली दुनिया का हर कोडर चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहा है हाँ, अपने कोड को लिखने के लिए। हाँ, ओके, हाँ, चैट जीपीटी का एक भाई यूज़ कर रहा है दूसरा प्रोडक्ट में, इसका नाम है गिटहब कोपायलट करके कुछ होता है। तो गिटहब लोग सबसे ज़्यादा फेमस टूल है, तो वो यूज़ करते हैं। फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है। चैट जीपीटी पे आपको जाना पड़ता है, गिटहब आप जब कोड लिख रहे हो वहीं से अपने आप ही बताते रहता है भाई ये सही है, ये गलत है। तो कोपायलट्स बिना आपका विंडो चेंज करे या कुछ खुद से ही बताते रहते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड है एसेंशियली। ओके, ये ओपन एआई की, हाँ, ये ओपन एआई है, तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई का बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। तो मैंने एक्चुअली ओरिजिनली आपसे ये पूछा था कि भारत से एआई की कंपनीज कैसे निकल सकते हैं, पर आई थिंक उसके पहले ये जो आपने कहा कि ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, जो टॉप के टेक कंपनीज है वहाँ की, वो एक लैंडस्केप ड्रॉ आउट कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन सबसे आगे है रेस में, और क्या वो सारे एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं या हर कोई अलग अलग चीज़ों को टैकल कर रहा है। तो आई थिंक मल्टीपल डेकेड्स की सबसे बड़ी लड़ाई आज के डेट में एआई की चल रही है अक्रॉस दीज वेरी बिग फर्म्स। और ये बिग फर्म्स आर लाइक रियली बिग, इनका $200 बिलियन रेवेन्यू है। छोटी छोटी कंट्री से ज़्यादा इनका रेवेन्यू, मतलब श्रीलंका से ज़्यादा होगा। आप अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन मिला दो तो पाकिस्तान से की जीडीपी से ज़्यादा इनका रेवेन्यू होगा। तो इतनी बड़ी कंपनीज लड़ रही हैं। तो 10 साल पहले गूगल को बेताज बादशाह माना जाता था एआई का, क्योंकि वो ऑटो कंप्लीट कर देता था, जैसे वॉइस ले लेता था, ये सब ले लेता था, बस उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से। और सबको लगता था कि कोई टच भी नहीं कर सकता गूगल को। एक बहुत अप एंड कमिंग स्टार्टअप आया था जिसका नाम था डीप माइंड, जिसने इवेंचुअली गो में ह्यूमंस को हराया, जो चेस से भी एक बहुत बड़ा गेम माना जाता है। तो वो आया, पर उसको भी फिर गूगल ने खरीद लिया। तो उसके बाद सबको लगने लगा कि यार गूगल तो अनबीटेबल है। तब इलॉन मस्क पहली बार आए और उन्होंने बोला यार गूगल के अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेकर ओपन एआई बनाया 2016-17 में। वो गूगल के अगेंस्ट आया था। तो 2-3 साल में क्या हुआ कि ओपन एआई और इलॉन मस्क की भी बहुत लड़ाई हो गई। इलॉन मस्क ने बोला यार ओपन एआई पूरा मैं हैंडल करूँगा, बाकी को फाउंडर्स ने बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो इलॉन मस्क छोड़ के चले गए, उनकी फंडिंग बंद हो गई। तो ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। तो आज की डेट में गूगल बहुत स्ट्रांग है, माइक्रोसॉफ्ट थ्रू ओपन एआई बहुत स्ट्रांग है। अमेजॉन ने भी एक एंथ्रोपिक करके कंपनी को बहुत फंडिंग दी है, जिसके चैटबॉट्स आज की डेट में लोग कहते हैं कि ओपन एआई के चैटबॉट्स चैट जीपीटी जितने बराबर या बड़े हैं। और फेसबुक भी चौथा प्लेयर है जिसने अपने पैसों से बनाया और अब वो सब कुछ ओपन सोर्स करता जा रहा है, मतलब फ्री भी करता जा रहा है। तो ये चारों प्लेयर्स, 5 और भी बहुत सारे लोग $100 of billions पोर कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में, क्योंकि सबको पता है प्राइस बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? जैसे आपने देखा सॉफ्टवेयर हमारी ज़िंदगी में हर जगह घुसा, हमारे फ़ोन में घुसा, आजकल बुक्स भी लोग किंडल पे पढ़ते हैं, गाड़ियों में घुस रहा है, वैसे एआई भी हर जगह घुसेगा। आज की डेट में आई एम श्योर लोगों की रिलेशनशिप्स भी ऑफन थ्रू दीज डेटिंग एप्स एआई डिटरमाइन करते हैं कि आप किसको डेट करोगे, किसको नहीं करोगे। तो आपकी फ़ोन की 90% ऐप्स एआई यूज़ कर रही होंगी 3-4 साल में। आप जहाँ जा रहे होगे, जहाँ खा रहे होगे, जहाँ पी रहे होगे, सब कुछ एआई आपके लिए कर रहा होगा। बिजनेसेस के लिए भी एआई बहुत ज़रूरी है। जैसे एक ज़माने में कंप्यूटर्स बनने से पहले, होम पीसीज बनने से पहले एक अपकमिंग वॉर की तैयारियां हो रही थी स्टीव जॉब्स के दिमाग में, बिल गेट्स के दिमाग में। तो दिस इज फेज 2 ऑफ दैट टेक रेवोल्यूशन। एब्सोल्युटली, हाँ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतना पैसा पोर हो रहा है, तो यूएस में तो सैलरीज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज आप ओपन एआई के करियर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 500K की
$1 million की, मतलब 8 करोड़ रुपए की सैलरीज दिखेंगी फॉर 5-6 year old या 10 year एक्सपीरियंस पीपल, विच इज क्रेजी। पर मंथ कितना? आप 1 करोड़ रुपए अगर किसी को पर मंथ मिल रहा है, या मतलब इस तक जाती हैं, नॉट फॉर फ्रेशर्स, 5-7 साल 10-15 साल के लोगों की। हाईएस्ट टेक सैलरीज है वो। हाँ, AI salaries right now in US are for advanced researchers are one of the highest tech salaries ever. और ये सारे बिग टेक कंपनीज एक दूसरे के साथ जंग में पड़े हैं बहुत aggressively, yes. ओके Yeah. And अब अगले 5-10 साल में क्या होगा कि ये जॉब्स धीरे धीरे इंडिया भी आनी शुरू होंगी, जैसे चीज़ें वहाँ ऑटोमेट होंगी जी। और होपफुली ये सैलरीज भी कुछ तो आने ही लगी हैं ऑलरेडी। ये सैलरीज इतनी स्केल पे नहीं, धीरे धीरे इंडिया में भी आना शुरू होगी। बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात करी है, हाँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से भी बात करी है। sure. मैंने कुछ प्रो बीजेपी इकोनॉमिस्ट से बात करी, जिनका ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग में अब भारतीय लोगों को अपने फंड्स रीडायरेक्ट करने चाहिए। तो Sure. अगर आप एक फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, आपका दूसरा बिजनेस शायद मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। Sure. पर एक एंटी बीजेपी इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम है डॉक्टर रघुराम राजन। वो प्रो बीजेपी लोगों के साथ पॉपुलर नहीं है, पर उनकी भी बातों में दम है। Sure. तो वो कहते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ ट्रेडिशनली Sure. मनी वाइज स्पीकिंग हमेशा IT सर्विसेज रही है। Sure. वहाँ हमारा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, Sure. वहाँ से हमने बहुत छापा है। Sure. उसका देखने का ये नज़रिया भी रह सकता है कि नहीं, हम बेसिकली दुनिया का सारा काम आउटसोर्स कर रहे हैं। Sure. पर डॉक्टर रघुराम राजन ये मानते हैं कि यार इतना ज़्यादा पैसा कमाया हमने वहाँ से, वाई नॉट जस्ट अर्न मोर फ्रॉम देयर। Sure. I think the reality is somewhere in between. मैन्युफैक्चरिंग में हमें डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी आप उसको मान लीजिए। जी। कल को चाइना ने ताइवान से लड़ाई कर ली, हमने बोला ये गलत है, तो चाइना हमारा सेमीकंडक्टर आना रोक देगा, तो क्या करेंगे हम, राइट? सो आई थिंक इकोनॉमिकली, अगेन आई वुडेंट मैच माई सेल्फ विद दीज पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट, बट मेरा एक थोड़ा पर्सनल व्यू ऐसा रहेगा कि सेमीकंडक्टर में, क्लाउड स्टोरेज में, डेटा सिस्टम्स में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इंडिया में पक्का बनानी चाहिए। इवन इफ वी फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट, जस्ट फ्रॉम अ कैपेबिलिटी स्टैंड पॉइंट, कि कल यूएस धमकी देने के लिए, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे वॉर की, तो यूएस ने एक उनका मनी फ्लो रोक दिया, तो हमारे अगर सारे डेटा सेंटर्स ऑफ कर दिए कल किसी ने, तो हम क्या करेंगे? तो हमें सेमीकंडक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, हमें क्लाउड सिस्टम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, और अदर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ भी, राइट? मतलब छोटी मोटी चीज़ें, कार, फ़ोन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाते हो तो आपकी नो हाउ भी चली जाती है। अगर 5 या 10 साल बाद हमें बनाने का कोई चॉइस भी मिले, जैसे यूएस में क्या हुआ था कि कार मैन्युफैक्चरिंग सारी बाहर चली गई थी जी। तो वो लोग कार बनाना ही भूल गए थे। टेस्ला वाज द फर्स्ट कंपनी दैट स्टार्टेड बिल्डिंग इन यूएस। पर फिर क्या हुआ कि जब कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कार सारी इलेक्ट्रिक बनानी है, तो वो नो हाउ उनको बनाने की है ही नहीं, वो तो सारी चाइना जापान में चली गई हैं। तो दैट्स वाई चाइनीज आर एट द फोर फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन, बिकॉज दे वर मेकिंग इट देमसेल्व्स। सो दैट्स वाई फॉर आवर फ्यूचर वी शुड बिल्ड थिंग्स आवरसेल्व्स। हैविंग सेड दैट, IT इज अगेन आवर ऑफेंस, वहाँ हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, तो भाई वो ऑफेंस को हम क्यों छोड़े, राइट? दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में और हाई क्वालिटी में भी सॉफ्टवेयर इंडिया बनाता है। अगेन जैसे हमने बात की, जितना मिडल ईस्ट तेल बेचता है उतना हम सॉफ्टवेयर बेच लेते हैं, तो उस कैपेबिलिटी को हम क्यों जाने दें? तो आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ इज एन आंसर। बेसिकली कहते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ उसकी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, Yes. और वीकनेस ये है कि वहीं यूथ पॉपुलेशन के पास स्किल्स ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, पर मैं मानता हूँ कि अगर स्किल्स हर किसी को सिखा दिए श्योर, तो फिर हम ये दोनों गेम्स खेल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की गेम भी हाँ, और IT सर्विसेज की गेम भी। ये एक थोड़ा बेस्ट केस सिनेरियो है कि यशस्वी, शुभमन, तिलक वर्मा सारों ने सेंचुरी मार दी। बिल्कुल। और आप मानोगे नहीं, इंडिया के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप बोल रहे हो, यूथ की शक्ति, राइट? 2030 में अपने पास 100 करोड़ लोग होंगे वर्किंग पॉपुलेशन में एंड ग्रोइंग। चाइना के पास 80 करोड़ होंगे एंड श्रिंकिंग। यूएस के पास सिर्फ 20 करोड़ होंगे एंड श्रिंकिंग। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, हम 5 कंट्रीज का काम कर सकते हैं जी। पर इट्स अ टिकिंग क्लॉक। टिक-टॉक 20 या 30 साल में अगर हमने उसे लेवरेज नहीं किया, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा, क्योंकि वील हैव सो मेनी ओल्ड पीपल
and have to take care of it, and the economy hasn't moved from a developing to a developed economy. आप और मैं बूढ़े हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हो जाएंगे. तो आप एक फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि अगर फैमिली में 10 या 15 लोग हैं एक्सटेंडेड फैमिली में, 4-5 ग्रैंड पेरेंट है पर 10 लोग स्टिल कमा रहे हैं, वर्सेस उस फैमिली में 15 में से 12 लोग ग्रैंड पेरेंट्स हैं और 3 लोग कमा रहे हैं. तो इट विल बी वेरी हार्ड टू मैनेज. तो आई थिंक इट्स इम्पेरेटिव ऑन आवर जनरेशन कि अगले 10-20 साल में स्किलिंग एंड अपस्किलिंग इज लाइक सुपर सुपर इम्पोर्टेंट. मतलब ये जो एक सपना है ना कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, हाँ. एक्चुअली उसकी विंडो सिर्फ 20 साल की है. बिल्कुल. अगर अगले 20 ओवर में बहुत ज्यादा रन्स नहीं स्कोर किए तो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन. और जीता जिताया मैच आप हार गए, राइट? क्योंकि हम पहले, जैसे आपने बोला, हम पहले भी सुपर पावर थे. 500,000 साल पहले एनीवेज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू 25-30% ऑफ वर्ल्ड GDP. उस रेट से हम चलते तो हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी आज की डेट में. बट यूएस कितनी की आज यूएस आप मान लो 30 की रेंज में होगी, 28-30 की, और चाइना 18 की रेंज में होगी, 18 ट्रिलियन की. मतलब हमारी ट्रेजेक्ट्री पहले ऐसी थी. हाँ, हमारी ऐसी थी. फिर ये कॉलोनाइजेशन हो गया, सब हो गया, और इसके बाद वी आर हियर नाउ. एक जागरण हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है फिर से. पर रिवाइवल का टाइम पीरियड सिर्फ 20 years. और हम बहुत फॉर्चुनेट है, हमें रिवाइवल का टाइम भी मिला है. आज की डेट में अगर आप जापानीज इकोनॉमी में जाओ, रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर. उनके पास कोई प्लेबुक ही नहीं है, वो चाह के भी अगले 10-20 साल में कुछ नहीं कर सकते. हम कर सकते हैं इस बार, लेकिन छोड़ दिया हमने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो वी हैव टू, मतलब छक्के पे छक्का हमें मारना ही पड़ेगा. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे IT हो, चाहे कुछ भी हो, we have to go all guns blazing. And the winning factor, all losing factors, upskilling. मतलब जितना एक्चुअली भारतीय यूथ ने सीखा, उतना ही ज्यादा भारत को फायदा मिलेगा. Yes, absolutely. ओके. आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वहाँ OpenAI और Amazon जैसे बड़े कंपनीज आपस में लड़ रहे हैं, क्या भारत से एक भी AI की कंपनी निकल के आ सकती है which can compete with these guys in 20 years time? Sure. So AI की कंपनीज फॉर श्योर निकल के आएंगी. AI की भी 2 लेयर्स होती हैं. एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कि आप AI का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे मॉल बना रहे हो, या फिर आप AI की शॉप्स बना रहे हो, विच इज़ एक्चुअल प्रोडक्ट्स दैट वी इंटरेक्ट विथ, है ना? तो जैसे जोमेटो चलता है, तो जोमेटो यूज़र फेसिंग प्रोडक्ट है, बट जोमेटो अमेजॉन का डेटा सेंटर यूज़ करता है, क्लाउड AWS यूज़ करता है. वो एक पीछे हमसे छुपी हुई चीज़ है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज की डेट में US बहुत स्पेंड कर रहा है, और हमें करने भी देना चाहिए. हमें एप्लीकेशन लेयर पे बहुत अग्रेसिवली जाना चाहिए, क्योंकि हमारे 1 बिलियन यूज़र्स को हम समझते हैं, और इवन बाहर के भी यूज़र्स को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत प्रोडक्ट निकलते हैं बाहर के लिए. तो हमें अगले 3-4 साल में, एक्चुअली नंदन नीलेकनी ने भी आई थिंक कुछ दिन पहले ये कहा है कि इंडिया शुड फोकस ऑन डेवलपिंग एप्लीकेशंस फॉर देयर यूज़र्स. कि आज की डेट में जैसे किसी बच्चे को हिंदी में पढ़ना है या उड़िया में पढ़नी है, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट गूगल या OpenAI नहीं बनाएगा, वो हम बना सकते हैं. आज की डेट में किसी को कुछ सामान बेचना है ई-कॉमर्स पे, तो उसको AI से ईजी कर दिया कि आपने एक शर्ट की फ़ोटो डाल दी और उसने अपने आप मॉडल पे चिपका दिया कि एक अच्छा सा मॉडल वो शर्ट पहन के खड़ा है और ये कर रहा है. तो आपको वो सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब AI कर लेगा. तो इंडिया शुड फोकस अ लॉट ऑन कंज्यूमर फेसिंग थिंग्स. एंड जैसे हमने ऑफेंस और डिफेंस की बात करी थी, डिफेंस के लिए हमें स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ों पे भी काम करते रहना चाहिए. बट उससे इमीडिएटली कि हम OpenAI को बीट कर देंगे, वो 2-3 साल में थोड़ा पॉसिबल कम है. बट दैट डजंट मीन दैट वी डोंट डू इट. आई थिंक इंडिया में भी आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं. Sarvam.ai हैं, भावेश फ्रॉम ओला इज ऑल्सो बिल्डिंग कृत्रिम.ai, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है. तो वो भी होते रहना चाहिए. ये समझाइए कि ये क्या है. तो ये चीज़ है, जैसे OpenAI है. OpenAI ने एक बहुत बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेन बनाया. आप सिंपल भाषा में अगर ये करें, तो आप उसकी इंटेलिजेंस उसे पैसे देके यूज़ कर सकते हो. इंडिगो आज की डेट में जैसे OpenAI का चैटबॉट यूज़ करती है, तो इंडिगो पैसे देती है OpenAI को, और किसी भाषा में OpenAI अपनी इंटेलिजेंस उसको फॉर मनी प्रोवाइड करता है, राइट? तो एक तो कोर इंटेलिजेंस बनाना, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो आज की डेट में कृत्रिम.ai, जो भावेश अग्रवाल की कंपनी है, Sarvam.ai, ये सब बना रहे हैं. बट एक दिमाग को हाथ पैर भी चाहिए होते हैं कि भाई मैं करूं क्या इस इंटेलिजेंस का, विच आर एक्चुअल प्रोडक्ट्स, राइट? कि आज आपकी
अगर कोई ऐप है जो आपका फिटनेस ऑन द गो आपकी विजुअली देख लेती है कि आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो और आपकी फॉर्म सही है या नहीं वो बता देती है ना, तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स आई थिंक हमें बहुत अग्रेसिवली बनाने चाहिए, साथ साथ में इंफ्रा भी बनाना चाहिए ताकि इवेंचुअली वो काम आए। ये जो 2 इंडियन कंपनीज आपने नेम करे, ये कहाँ तक पहुँचे एंड यहाँ गेम क्या रहती है? एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो भी कटिंग एज चीज़ आप मान लीजिए ओपन एआई ने 1 साल पहले बनाई थी ना जी, वो फेसबुक या मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसने इस साल बनाई और ओपन सोर्स कर दी। इसका मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री में बांट दी जी। आप मानो किसी सॉफ्टवेयर को। तो आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट 1 साल पुराने ओपन एआई जितनी कैपेबिलिटी का सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकती है बिना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस स्पेंड करे या टेंस ऑफ बिलियंस स्पेंड करे। एज इन जो मेटा ने पब्लिक के लिए रिलीज किया है उस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर उस पर कुछ बिल्ड कर सकती है। हाँ, तो जैसे इंडिया ओपन प्लेटफॉर्म्स का बादशाह है, मतलब है ना, क्योंकि जैसे हमारा ओपन प्लेटफॉर्म है आधार को बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर सकती हैं अपने सर्विसेज के लिए। यूपीआई उसको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं। डिजी लॉकर उसको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं। यूएस का इकोसिस्टम हमेशा ब्लॉक्ड रहता है कि वीज़ा की सर्विसेज और कोई यूज़ नहीं कर सकता। मतलब उसने बोला भाई मेरे पेमेंट सर्विस से ही वो होगा। मैं कोई नया स्टार्टअप हूँ तो मेरे को वीज़ा को पैसे देने पड़ेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, यूपीआई में मेरे को नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली जो यूएस वालों ने अपना क्लोज्ड सिस्टम बनाया था कि यार जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बन रहे हैं, जो इंटेलिजेंस हमने बनाई है उसको भाई हमें पैसा ही देना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। फेसबुक ने आके उसे फ्री कर दिया है, बोला कोई भी फ्री में इसको यूज़ कर सकता है। तो आप आज की डेट में जाके चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बना सकते हो जो कि आपको और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने भी नहीं है उसने, क्योंकि वो फ्री कर दिया वो सॉफ्टवेयर। तो दैट्स वाई आज की डेट में इतना मुश्किल नहीं है कैचअप करना। स्टेट ऑफ द आर्ट को कैचअप करना बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत स्मार्ट लोग लगे हैं, बट 1 साल पहले की चीज़ को मैच करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि वो तो फ्री ही कर दिया लोगों ने। इफेक्टिवली ओपन एआई सिर्फ 1 साल आगे है बाकी सारों से। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसलिए जंग चल रही है वहाँ। हाँ, कि यार सिर्फ 1 साल ही तो आगे हैं। हाँ एग्जैक्टली। वहाँ पे लड़ाई चल रही है कि कौन पैसे डाल के 2 साल की चीज़ 1 साल में कर सकता है, 3 साल की चीज़ 1 साल में कर सकता है। क्योंकि रीचिंग एट एजीआई या सुपर इंटेलिजेंस फर्स्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्राइज। आपको पता है मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है? आप बोलो, आप गेस करो कि मेरा अगला सवाल क्या है। एजीआई क्या है? हाँ, एजीआई क्या है? बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु नेवर हर्ड ऑफ एजीआई। तो एकदम एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 5। हाँ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसेंशियली आपकी कैलकुलेटर को बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ आती है, बस उसको कैलकुलेट करना आता है। जी जी जी। उसको 2+2 भी आता है और उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी आती है, बट कैलकुलेशन से अलावा कुछ नहीं आता। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रही है वो जनरल बन रही है। तो चैट जीपीटी आपके लिए रेज्यूमे भी सॉल्व कर सकता है, आपके लिए लेक्चर भी लिख सकता है, आपके लिए पोयम भी लिख सकता है। तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकॉज ह्यूमन्स आर ग्रेट बिकॉज दे आर जनरल इंटेलिजेंस। आप पॉडकास्ट भी कर सकते हो आज की डेट में, कल को किसी ने बोला कि एक बिजनेस चलाना है तो वो भी चला सकते हो। तो एजीआई artificial general intelligence is something that can do everything and artificial super intelligence is something that can do everything better than any human alive. तो वो आइंस्टाइन से बेटर मैथ्स कर सकता है, वो अरिजीत सिंह से बेटर गाना गा सकता है, वो शाहरुख या मनोज वाजपेयी से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तो दैट्स एजीआई। और अभी अजम्पशन ये है कि जिसने पहले एजीआई कर लिया, बना लिया, वो उसके पास ये शक्ति होगी कि वो सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सके। जैसे वो ऑटोनॉमस ड्राइविंग भी बना देंगे, वो हमें लेट्स से मूवी देखनी है ऑन द गो तो वो नेटफ्लिक्स का भी शेयर ले लेंगे क्योंकि वो कल जाके अपने एजीआई को बोलेंगे भाई नेटफ्लिक्स से भी अच्छी सीरीज़ बना दो। तो एजीआई पे बहुत पैसा रखा है एंड एजीआई इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। शायद ये सबसे बड़ी मोमेंट होगी ह्यूमन स्टोरी में। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। हमसे इंटेलिजेंट हमें आज तक कोई मिला नहीं है अपनी हिस्ट्री में। हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। यस पर और ये होने वाला है अगले 5-10 सालों में। यस करेक्ट। यस। कब तक आ जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस?
5 साल में थोड़ा कई लोग अब कहते हैं कि 5 साल में आ जाएगा, मुझे लगता है अभी 5 से 10 साल के बीच में कहीं है टाइम, तो इतना टाइम है अपने पास। ओपन एआई इज लीडिंग द रेस करंटली येस, बट देर आर वेरी क्लोज फॉलोअर्स। गूगल नंबर 2 पे। आप कह सकते हो गूगल नंबर 2 पे है। एक एंथ्रोपिक करके भी कंपनी है जो ओपन एआई से ही ब्रेक अवे हुई थी, वो भी इट्स वेरी क्लोज। लफड़ा हुआ था, बहुत लफड़े चल रहे हैं यूएस में। मैं एक्चुअली यूएस में गया था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था गूगल के ऑफिस में और ये सब, तो लोग वहाँ पे ये बात करते हैं कि सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं, वो सत्या नडेला को कॉल करके बोलते हैं कि भाई तूने मार्क ज़करबर्ग को कैसे जीपीयू दे दिए, या मतलब कंप्यूट कैपेसिटी दे दी। तो वहाँ पे लिटरली बहुत लफड़े चल रहे हैं। अभी तो इतना हो गया था कि सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई इतनी ऊपर लेके आए, उनको बोर्ड मेंबर्स, उन्हीं के बोर्ड मेंबर्स ने बाहर निकाल दिया, सीईओ की पद से हटा दिया, ये बोल के कि यार इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? वो किसी को नहीं पता आज तक। उस बात को ऐसे दबा दिया गया, सबको लगता है कि यार क्या किया सैम ऑल्टमैन ने, ऐसा क्या किया, बट वो बात बाहर नहीं आ पाई है आज तक। कई लोग बोलते थे कि AGI ऑलरेडी बन चुका है, कई लोग बोलते हैं कि सैम ऑल्टमैन बहुत तेजी से AI को लेके जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ह्यूमंस की जॉब कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो वी शुड गो स्लो एंड स्टडी, एंड ओपन एआई इज टू फास्ट। सो बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बट बहुत लफड़े चल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक वो जो कांग्रेस की हियरिंग हुई थी अमेरिका में, बेसिकली वहाँ एक बहुत बड़े लीगल केस को टीवी पर भी दिखाया जाता है। करेक्ट? फेयर टू से? कैसे एक्सप्लेन करोगे कांग्रेस की हियरिंग को? तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी संसद है, जी। उसको वहाँ की कांग्रेस बोलते हैं जी। तो संसद में हमारे MPs बोलते हैं, वहाँ की संसद में MPs अदर प्रोमिनेंट फिगर्स को भी लेके आते हैं, ताकि उनसे भी वो पूछ सकें कि भाई तुम सही कर रहे हो नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। सो एसेंशियली वहाँ पे कांग्रेस मैन विच इज MPs फॉर अस आर इंटरव्यूइंग टॉप टेक CEOs एंड सेइंग एंड प्रोबिंग देम कि भाई सब कुछ सही कर रहे हो ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, लोगों की जॉब्स तो सेफ है ना, आप जो डेटा ले रहे हो कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे। तो क्योंकि सच तो ये है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, मानव जाति को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। और यही कहा जाता है कि कई बार US की टेक कंपनीज इतनी को ईगोटिस्टिकल कहा जाता है कि वो ऐसा रहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ऑटोनॉमस ड्राइविंग बना देंगे जी, और मिलियंस ऑफ लोग जो आज की डेट में ड्राइव करते हैं उनका क्या होगा, उस पे से वो थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, देखी जाएगी। तो सो दे हैव सो मच पावर, दे कैन क्रिएट दीज टूल्स जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को प्रभावित करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है वो नहीं पता। मेरे ख्याल से जब सैम ऑल्टमैन की हियरिंग हुई थी तब सैम ऑल्टमैन ने कहा कि देखो दोस्तों, मुझे पता है कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ लॉ क्रिएशन में। उसके बाद बात बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक और चीज़ है कि लोगों को ये भी शक है कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऐसे लॉ बनवा देंगी जिससे सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने सेफ्टी के बहाने ये बोल दिया कि किसी भी AI कंपनी को ये 500 चेक करने पड़ेंगे कुछ भी रिलीज करने से पहले जी, तो छोटी कंपनी तो वो 500 चेक करने से पहले ही मर जाएगी ना, उनके पास लोग हैं। तो एक दूसरा भी फंडा है कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन भी नहीं होना चाहिए ताकि छोटी कंपनीज मर जाएं और बड़ी कंपनीज के पास सारी पावर चली जाए। और इनफैक्ट ओपन AI जो आप कह रहे हो ना, इतने डेंजरस टूल्स हैं। अभी रिसेंटली ओपन AI ने ये भी कहा है कि हमने वॉइस की क्लोनिंग भी इतनी अच्छी बना दी है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल रणवीर बात कर रहा है कोई और बात कर रहा है। तो आप सोचो स्कैम्स कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये बोला है कि यार हमने इतना बना दिया, बट हम बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं करेंगे, पहले हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इसका रिपरकशन क्या है और फिर ही रिलीज़ करेंगे। तो AI अब इतना एडवांस हो गया है कि पहले उसे गवर्नमेंट के फिल्टर्स के थ्रू जाना पड़ रहा है बिफोर एक्चुअली गेटिंग रिलीज्ड, अदरवाइज इट विल क्रिएट हैवॉक। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो एक पॉइंट के बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन गया ओपन AI के थ्रू, आपके अनुसार उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? क्योंकि मोस्टली टेक कंपनीज आर वायर्ड टू मेक मनी, तो वो शायद अपनी डिसीजन मेकिंग एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी कुछ साल पहले, उस बुक में समवन क्रिएट्स आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और उनकी पहली मूव ये होती है कि एक पैरेलल नया OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ सिर्फ एनिमेटेड फिल्में बनेंगी
और वो एनिमेटेड फिल्में इतने ज़्यादा ग्रिपिंग होगी कि पीपल विल लीव ऑल द अदर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ओनली कंज्यूम दिस, और उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उस कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए, एंड दैट्स हाउ दे एक्चुअली मेड मनी. तो कुछ डार्क चीज़ें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं. जी. पॉजिटिव्स ऐसे हो सकते हैं कि आज की डेट में जैसे हम स्किलिंग या अपस्किलिंग की बात कर रहे थे, अगर कोई AGI रीच करता है तो वो ये भी बोल सकता है कि यार हर बच्चे को अपने पोटेंशियल के बेस्ट पहुंचा दो आप, उसको जिस भाषा में चाहिए. अगर किसी को क्रिकेट समझ आता है तो क्रिकेट के एग्जाम्पल को, तो दुनिया का बेस्ट ट्यूटर बनवा सकते हैं लोग AGI से, जिससे बहुत सारे लोग एकदम से लिटरेट होंगे, उन्हें समझ आएगा, अपस्किलिंग होगी. ऑन दी अदर हैंड, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस, राइट, थेरेपिस्ट AI का बनाना. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू मेंटल प्रॉब्लम्स एंड नोबडी टू टॉक टू, राइट, एंड AI का थेरेपिस्ट बनाना, AI का डायग्नोस्टिक डॉक्टर बनाना जो डायग्नोज कर सके, अभी मे बी सर्जरी नहीं. तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो चुटकी में सॉल्व हो सकती हैं एक ही कंपनी के थ्रू. राइट. और दूसरा वो और डार्क साइड भी है, वो जाएगी और लेट्स से इंडिया में टाटा मोटर्स के पास गई और बोला कि यार आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दो, हम रोबोट्स लगा रहे हैं, है ना, और आपका इतना पैसा बच जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अब कंपनीज के पास तो बिजनेस प्रेशर है, तो अब वो उसको दिख रहा है इतना प्रॉफिट होगा, तो वो क्या डिसीजन लेगी, राइट. इट कैन गो टू एवरीवन इन अ BPO जो कॉलिंग सर्विस हो सकती है, बोला आपने सारे कॉलर्स को फायर कर दो, है ना, और हमारे लोग लगा दो, मतलब AIs लगा दो. तो द डार्क साइड इज़ दैट दे कैन टेक फॉर मनी दीज डिसीजंस सो क्विकली एंड सो आर्बिटरली कि फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना. ये जो जॉब्स चले जाएंगे नैरेटिव है, ये एक्चुअली होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के आने के बाद. आप सुपर इंटेलिजेंस के बाद बिल्कुल, मतलब इट्स इनएविटेबल. दैट्स वाई वी हैव टू, हमें स्किल के भी ना फ्रंटियर पे रहना ज़रूरी है. अगर हमारी कोई इंडस्ट्री है, हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हमारी पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है, उसके स्किल के फ्रंटियर पे रहना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरेज मार्केटियर को या जो बॉटम 20% मार्केटियर है उसको AI बहुत जल्दी से उड़ा देगा, राइट. बट एज यू प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर. तो टॉप 50% लोगों को, टॉप 30% लोगों को हिलाने में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टाइम लगेगा, है ना. तो उसमें डेकेड्स लगेंगे, बट नीचे से बहुत जल्दी जॉब्स जाएंगी. उन सारों का क्या? उन सारों को इनेविटेबल है. एक तो एज इंडस्ट्रीज हमें थोड़ा धीरे चलना चाहिए, उतनी तेज़ी से सब कुछ नहीं करना चाहिए. एंड गवर्नमेंट इज, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर, कि कहीं पे भी जॉब डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत ज़्यादा से हो रही है तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्टेप इन और बोलेंगे भाई धीरे धीरे करो, आराम से करो. दूसरा, एज इंडिविजुअल्स हमें कॉन्स्टेंटली AI को यूज़ कैसे करना है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. कि अगर मैं सेल्स में हूँ तो AI इनेबल्ड सेल्स कैसे हो सकती है. अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो AI को मैं मार्केटिंग में कैसे यूज़ करूँ. अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूँ या सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो कैसे AI को यूज़ करूँ. तो हम ये कह सकते हैं कि हम सबको अपनी जॉब में AI को यूज़ करना आना चाहिए. एंड देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स जहाँ पे ऐसा नहीं होता है. मे बी प्लम्बिंग या फिजिकल जॉब्स, उसमें भी आ जाएगा बहुत जल्दी. बट AI की जॉब्स में हमें फोर फ्रंट पे रहना बहुत ज़रूरी है. AI सीखना बहुत ज़रूरी है. ये कोई आम इंसान कैसे जान सकता है कि मेरी जॉब में AI का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है? जॉब बाय जॉब डिपेंड करता है, बट आई थिंक यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज. अगर आप यही शुरू करो कि AI इन मेडिसिन, AI इन आर्किटेक्चर Exactly. वगैरह, हाँ. बस खुद से गूगल करो, जानो, हाँ. पर यूज़ करने लगो. हाँ, यूज़ करने लगो. तो लोग क्या होते हैं, हम इनहेरेंटली हम लेजी होते हैं, right? जी. हमने देखा, सोचा, बोला देखेंगे जब आएगा देखेंगे. बस वो 10% लेजीनेस अपनी कम कर दो, थोड़ा ट्राई करके देख लो. थोड़े ऐसे दोस्त ढूंढो, थोड़े ऐसे लोग ढूंढो जिनसे आप इन बारे में बात कर सकते हो. थोड़े पॉडकास्ट देखो, थोड़ा कंटेंट खुद बनाओ. आप बताओ यार AI की मेडिसिन में मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ. आप ट्विटर पे बताओ, आप यूट्यूब पे बताओ, आपको लाखों लोग देखेंगे, राइट. सो आई थिंक हमें YouTube is one of the best sources. In addition to that, अगर आप वाइट कॉलर जॉब में हो तो आप अपने टीम लीड से बात करो, HR से बात करो, इन सब से बात करो कि कैसे यूज़ कर सकते हैं. बेस्ट प्रैक्टिस हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं. जैसे हमारी टीम को हमने GitHub Copilot की बात करी थी जो कोडिंग में हेल्प करता है. जैसे ही GitHub Copilot आया था, हमने शुरू में ही बोल दिया था कि भाई सब यूज़ करना शुरू कर दो. वैसे ही कई बार अगर आपकी टीम नहीं यूज़ करती तो थोड़ा अपने मैनेजर से फाइट करो कि मेरे को एक्सेल में भी Copilot चाहिए, मुझे AI का टूल चाहिए. तो एक तो यूट्यूब पे पढ़ो, दूसरा अपने मैनेजर से बात करो कि यार कुछ सॉफ्टवेयर खरीदते हैं ऐसा,
दोज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. कितने महंगे होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स? यूजुअली ऐसा होता है $10 पर एम्प्लॉई पर मंथ. तो आप मान लो 800 रुपये का, विच इज़ डिसेंट इनफ फॉर अ कंपनी टू गिव. इट्स नॉट दैट बिग. और दूसरा है कि ChatGPT को भी हर टाइम यूज़ करना चाहिए. थोड़ा सा इनिशियली फ्रिक्शन आता है कि मैं क्यों ही करूँ कॉपी राइटिंग या क्यों ही करूँ, बट थोड़ा आप दिमाग लगाते हो कि यार आप उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे, आप उसको ज़्यादा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालोगे तो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. तो ChatGPT को तो हर चीज़ के लिए मतलब यूज़ करना ही चाहिए. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये एक न्यू एज स्किल है, इस डेकेड की स्किल है. Yes. और इस स्किल के बारे में हर किसी को जानना चाहिए. बिल्कुल. क्या होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज कि AI को अच्छे इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं, वो भी एक कला है. जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करता है, वो एक कला है. ऐसा नहीं है कि हर मैनेजर अच्छा नहीं होता, इवन दो दे हैव द सेम एम्प्लॉय. वैसे ही हर इंसान AI को इक्वली ब्यूटीफुली या इक्वली यूजफुली नहीं यूज़ कर सकता, राइट? तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि यार लेट्स से कि मुझे आज कोई स्पीच देनी है AI पे, है ना, तो मैंने बोला भाई AI पे स्पीच लिख दो. वर्सेस आप उसको बताओगे कि यार मेरी ऑडियंस ये है, थोड़ा ह्यूमरस रखो, थोड़ा सा उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करो. तो गिविंग दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी स्पेसिफिकली इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. एंड इफ यू नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. मतलब एक इंसान को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पता है, दूसरे इंसान को पता है, वो सेम प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, पर पहले वाले इंसान को ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है, दूसरे वाले इंसान को विराट कोहली स्टाइल रिजल्ट मिल रहा है. बिल्कुल. ओके, है ना. और इन रिजल्ट्स में क्योंकि आप AI यूज़ कर रहे हो, 10 गुना का भी डिफरेंस हो सकता है. एक रिजल्ट को देख के आपका मैनेजर बोलेगा तो ये क्या कचरा है, और एक देख के बोलेगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब, है ना. सो रिजल्ट में डिफरेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. एक स्क्रिप्ट ऐसी हो सकती है जिसको आपको देख के पढ़ने का भी मन ना करे, और एक स्क्रिप्ट ऐसी हो सकती है जो आपको रुला दे, आपके गूज़बम्प्स दिला दे, राइट. एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. आज के ज़माने में आप रिटन मटेरियल भी ले सकते हो AI से, इमेज मटेरियल ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ स्किल बहुत ज़रूरी हो चुकी है. और शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ सालों में जिन लोगों का जॉब चला जाएगा AI की वजह से, उनमें से एटलीस्ट 5 to 10% पीपल शायद प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन जाएंगे. You never know. हाँ, हम सभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन तो देना ही है. अब आप देखिए कि अगर आप मुझे मिड जर्नी या डाली दे दीजिए जो पेंटिंग्स बना सकते हैं बहुत अच्छी, कुछ भी आप बोलो कि डायनासोर एरोप्लेन में बैठ के उड़ रहा है और मून के चक्कर काट रहा है, वो बना सकता है. बट अगर कोई बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर है तो वो एक ऐसी इमेज बनाएगा जो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि वो रियल है या नहीं है. क्योंकि वो लिखेगा यार सनलाइट यहाँ से आनी चाहिए, शैडोज ऐसे दिखाना, ये ऐसे करना, वैसे करना. वो मैं आज की डेट में नहीं बना सकता क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इमेजेस की पढ़ी ही नहीं है. उसको 10x पैसा मिलेगा, उसको 100x पैसा मिलेगा, मुझे कोई कुछ नहीं देगा क्योंकि मेरे को तो कुछ इंस्ट्रक्शन देना आता ही नहीं है. तो एंड सेम गोज फॉर सॉफ्टवेयर, सेम गोज फॉर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सेम गोज फॉर स्क्रिप्ट राइटर्स, राइट. जो जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लेंगे वो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. 1 layer डीप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कौन से स्किल सेट होता है? पहला तो मेहनत. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते जाएगी. तो आज भी आप AI के साथ खेल सकते हो, ChatGPT के साथ खेलो, डाविंची, डाली, इन सारों के साथ खेलो. और क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ would still be the same which is it is today, which is understanding the user. कि अगर हमें एक Netflix का कॉम्पिटिटर बनाना है या फिर एक नई सीरीज़ बनानी है, तो हमें डिसाइड करना है कि भाई ये एक्शन होनी चाहिए या कॉमेडी होनी चाहिए या ड्रामा है या इन्फॉर्मेशन के लिए आया इंसान, क्या इंसान ऑफिस से थक के घर आया हुआ है या फिर संडे को सोच रहा है कुछ सीखता हूँ, राइट. तो अंडरस्टैंडिंग द यूज़र, जनता के दिल को पहचानना, yes, that is going to be super important and that's a human skill that will take very long time to go away, है ना. तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती है. तो अंडरस्टैंडिंग द यूज़र एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स इवन वाइल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. कि आज की डेट में एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, उसको पता होगा कि शायद मेरा मॉडल मैथ्स उतनी अच्छी नहीं कर सकता, उसको पता होगा कि शायद मेरा मॉडल कौन से अजम्पशन सही लेता है, कौन से गलत लेता है. इंग्लिश फ्लावरी बहुत अच्छी पोएम लिख सकता है, बट अगर मैं उसको लॉजिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछो तो शायद उसको दिक्कत हो. तो एक है यूज़र को समझना और दूसरा है एक्चुअली सिस्टम को समझना. मतलब AI
को एक इंसान की तरह देखना हाँ। और उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानना। एग्जैक्टली Okay. कि क्या मेरा वॉइस मॉडल अभी इतना अच्छा है कि इंसान की आवाज़ निकाल सकता है, एंड सो ऑन। सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये दोनों चीज़ें सीख जाते हो, तो इसके बाद इट्स मोस्टली एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग। आप जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाओगे वो ओके बनेगा, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओगे वो ओके बनेगा, फिर सेकंड ड्राफ्ट बनाओगे, फिर थर्ड ड्राफ्ट बनाओगे, फिर फोर्थ ड्राफ्ट बनाओगे। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा ना कि हार्डवर्क और मेहनत करो और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करो। जैसे अच्छा पॉडकास्ट बनाने के लिए आप कितने भी कैरिज्मेटिक हो, आप कितना भी यूज़र को समझाते हो, आप पहले पॉडकास्ट में आके उतना नहीं मचा सकते जितना ओवर टाइम अपने 50th 100th पे करते हो। तो यहाँ पे भी आइट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट स्किल्स। और कौन से रेलिवेंट स्किल्स होंगे, ये एक बहुत की क्वेश्चन है 2024 में, यस अकॉर्डिंग टू यू। यस स्पेशली पेरेंट्स को जानना है यार, पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड है आज। Sure. तो उस पर्सपेक्टिव से बताइए। फर्स्ट थिंग है कि थोड़ा रिस्क और सेफ्टी को थोड़ा बैलेंस आउट करना चाहिए, राइट? कि लेट्स से कि आपको फोटोग्राफर बनना ही है ना, जो 3 Idiots की स्टोरी है, तो मैं थोड़ा सा उल्टा कहूँगा कि शायद एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड कि यार मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है और एक्चुअली फोटोग्राफर बनना ही है, हम मीन्स भी हैंडल कर लेते हैं, तो देन गो अहेड। तब तो बिल्कुल टेंशन ही ले लेनी चाहिए, या फिर बच्चा बिल्कुल ही पैशनेट है। बट अदरवाइज थोड़ा सा ट्रेडिशनल और न्यू एज करियर्स को मिक्स एंड मैच रखना चाहिए। आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे जाके फोटोग्राफी करते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और ये सब कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड बैलेंस। और 1-2 साल तो इसीलिए इवन सेंडिंग टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रेगुलर कॉलेजेस से एक थोड़ा सेफ्टी नेट मिल जाता है, वो थोड़ा बच्चों को भी समझना चाहिए। तो आई थिंक दैट सेफ्टी नेट इज इंपॉर्टेंट। 1-2 साल बाद आपको फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर आप छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। पर क्योंकि कॉलेजेस में आपको ऐसा ग्रुप मिल जाता है, दोस्त मिल जाते हैं, जिससे आपको बहुत सीखने को भी मिलता है, चाहे आपको इंजीनियरिंग की बाहर की चीज़ें ही सीखनी पड़े। खुद के एजुकेशनल ट्रैजेक्टरी के बारे में बताओ ताकि पेरेंट्स आप पर यकीन करें। तो अपब्रिंगिंग तो बिल्कुल मिडिल क्लास थी। तो हम भी गलियों में क्रिकेट खेलते थे, कांच तोड़ते थे। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पसंद थी, पढ़ाई में ठीक थे, तो लोगों ने इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ दिया। तो आईआईटी गए, आईआईटी क्रैक हुई तो आईआईटी गए। वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों से मिले जो कि लाइक एक शेर तो दूसरा सवा शेर, राइट? और लोगों का परसेप्शन होता है कि आईआईटी में बच्चे सिर्फ पढ़ने में अच्छे होते हैं। बट मेरे को ये दिखा कि भाई कोई चेस चैम्पियन है, कोई टेनिस का नेशनल लेवल प्लेयर है, कोई 7-8 साल से म्यूज़िक बजाता है। मुझे लगा भाई तुझे टाइम कैसे मिला ये सब करने का? तो पहले तो मेरा दिमाग खुला कि यार और लोग बहुत एम्बिशियस भी हैं कि भाई यूएस जाना है, बिजनेस खोलना है और ये करना है। तो एक एम्बिशन समझ आया, एक लोगों की कैलिबर समझ आई, और दूसरा पहला एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लेवर मिला। तो हमारी फैमिली में कोई बिज़नेस में एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व नहीं था, पर मैंने जब एक्चुअली पहली बार अपना छोटा प्रोजेक्ट किया या स्टार्टअप किया तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट वाज समथिंग लाइक स्विगी फॉर हॉस्टल्स, इंट्रा हॉस्टल। तो मैं ऐसे करके 4-5 स्टार्टअप्स करता रहा, तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई लाइफ में तो स्टार्टअप ही करना है, राइट? एंड देन आई डिड माई MBA फ्रॉम IIM कैलकटा। अगेन दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगेन सारे लोग स्टड हैं कोई वहाँ पे, लेकिन वर्किंग ऐसे भी लोग आए थे जो बहुत काम करके आए थे। कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, तो हर टाइप के लोग आए। तो वहाँ पे भी समझ आया कि अच्छा लोग किस किस टाइप का काम करते हैं, लोगों की करियर ट्रैजेक्टरीज कैसी रही हैं, क्या उन्होंने लाइफ में गलतियाँ करी हैं। कई लोग MBA अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए भी आते हैं कि गलत करियर में चले गए, चलो MBA कर लेते हैं फिर सही हो जाएगा। बट MBA में भी द बेस्ट थिंग वर आई थिंक एक तो MBA में केस मेथड फॉलो होता है, लर्न बाय रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। अगर MBA में स्पेशली IIMs में अगर हमें मार्केटिंग सीखनी है तो हम ये देखेंगे कि यार ब्रिटानिया ने मार्केटिंग कैसे की, ब्रिटानिया ने अमूल ने कौन से एड्स चलाए जिससे उनकी मार्केटिंग अच्छी हुई। अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना सीखना है तो आप सीखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे रेवेन्यू बढ़ाया। सो एवरीथिंग इज रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस्ड डिस्कशन। और वो चीज़ सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत ज़रूरी है और इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम क्यूरियोसिटी को वेटेज नहीं देते। कोई बच्चा अगर
हाथ उठा के इंजीनियरिंग में क्लास में पूछ ले कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं, तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि मार्क्स कट जाएंगे कि भाई तू क्या अपना काम कर, चौक लेकर मुंह में फेंकेगा प्रोफेसर। एग्जैक्टली। तो जो लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उनको इंजीनियरिंग में थोड़ा वो धीरे धीरे बैक बेंचर ही बन जाते हैं। और सेम रीजन मेनी पीपल डोंट कोड ड्यूरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं भी जब कोडिंग शुरुआत में सीख रहा था, इंटरेस्टिंग लगा, एक बेसिक सा सवाल पूछा, प्रोफेसर ने मजाक उड़ाया, देन आई गॉट डिस्करेज्ड, और आज वही स्टूपिड से सवाल पूछ कर यहाँ तक पहुंच। एनीवे गो ऑन। नहीं यार, और अगर हम क्यूरियोसिटी नहीं करेंगे ना तो हम इंडिया को सुपर पावर कैसे बना सकते हैं, राइट? बिकॉज जो हमने अपस्किलिंग की बात की, टैलेंट की बात की, इंडिया में अब कंज्यूमर क्लास बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है। हम सब एप्स यूज करते हैं, हम सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बट हु विल बी द क्रिएटर क्लास? हु विल क्रिएट द प्रोडक्ट्स दैट इंडिया एंड द वर्ल्ड यूजेस? एंड यू कैनॉट बी अ क्रिएटर and innovator if you don't get a chance to ask stupid questions, if you don't get a chance to experiment and fail, if you don't get a chance to build projects which you just feel like. मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने एक ड्रोन बनाया क्योंकि उनका मन था कि भाई हॉस्टल के या कॉलेज के गेट से उनके हॉस्टल में खाना आने में बहुत टाइम लगता था, तो बोलेंगे कि भाई हम ड्रोन बनाएंगे जो हमारा खाना वहाँ से यहाँ लेके आएगा। तो रेगुलर कॉलेज में कोई प्रोफेसर बोलेगा कि भाई क्या बकवास है ना? अली फजल ने भी 3 days में भी यही बनाया था। ओह हाँ, आई रिमेम्बर समथिंग लाइक दैट। He had made a drone to get some. हाँ एग्जैक्टली। हमने बोला बनाओ, व्हाई नॉट? हमारे बच्चों ने बोला कि यार बाहर से सीखना आना चाहिए जी, तो हमने एक सिंगापुर की ट्रिप अरेंज कर दी, राइट? तो एंड एवरीवन कैन डू दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। जब वहाँ पे सिंगापुर गए लोग, कुछ इंक्यूबेटर्स में बैठे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने ये रोबोटिक लैब्स देखी उन्होंने, तो उन्होंने कैंपस में आके अपनी रोबोटिक्स लैब बना दी। तो एप्पल विजन प्रो जब आया था तो बहुत हल्ला मचा, स्टूडेंट्स ने बोला यार इस पे तो मज़ा आएगा सॉफ्टवेयर बनाने में, ऐप्स बनाने में। हमने अगले दिन मेटा का क्वेस्ट 3 जो सबसे एडवांस्ड AR VR ग्लासेस हैं और एप्पल का लेटेस्ट विजन प्रो मंगवा दिया अपने कैंपस में, तो उस पर लोग अपनी ऐप्स बना रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम 5-10 साल पहले चल जाता था कि आप सुबह 9 बजे आओ, 5-6 बजे तक काम करो, चले जाओ। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कॉन्फॉर्मिटी एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। बट अगले 10 साल में तो कंपनीज को भी ये नहीं चाहिए। कंपनीज को भी चाहिए कि आप आओ, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप टाइम 10 घंटे बैठ के चले गए तो क्या करूं मैं? मेरी तो भाई यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, हाँ, जो सिर्फ ऑफिस आते हैं टाइम बिताने के लिए। हाँ। और अगर वो कल्चर हम शुरू से नहीं, कॉलेज से नहीं बिल्ड करेंगे, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ स्कूल से नहीं बिल्ड करेंगे। आज की डेट में इंडियन पेरेंट्स सारे बच्चों के आई थिंक प्रोजेक्ट्स इंडियन पेरेंट्स ही बनाते हैं। वॉल्केनो बना दिया, समर प्रोजेक्ट बना दिया। तो बचपन से बच्चा नहीं, पेरेंट्स ज़्यादा परेशान है। तो यार बचपन से ही एक तो हम सिखा रहे हैं कि यार इट्स ओके नॉट टू बिल्ड इट योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी बैड कल्चरल DNA। और फिर कॉलेज में आके जो वो करना चाहता है उसको डांट ज़्यादा पड़ती है ना? सबसे इनोवेटिव लोग आप देखोगे हमारे कॉलेजेस में, सबसे ज़्यादा डांट उनको पड़ती है, सबसे ज़्यादा गाली उनको पड़ती है। तो आई थिंक वी नीड टू ड्रास्टिकली चेंज दैट, बिकॉज वी नीड अ आर्मी ऑफ इनोवेटर्स, नॉट अ आर्मी ऑफ मतलब एक पत्थर उठाया रख दिया। जो आपके टॉप IIT और IIM के फ्रेंड्स हैं, आज जब आप उनसे मिलते हो, बातें कैसे होती हैं? क्योंकि जनरली ये मैंने देखा है, एनालिटिकल माइंड्स जब आसपास रहते हैं तो हमेशा फ्यूचर की बातें होती हैं। एट द सेम टाइम यहाँ IIT IIM की पेडिग्री है। आप खुद एक IIT पेडिग्री लेके बैठे हो। आर यू गाइज ऑल्सो कंफ्यूज टू सम डिग्री? लाइफ में देखिए रणवीर, सब कंफ्यूज होते हैं। आई एम श्योर मार्क ज़करबर्ग भी सोच रहा होगा कि यार मैंने ये क्यों, कि जो मैं कर रहा हूँ सही है या जाके MMA कर लूँ। बिल्कुल। मार्क ज़करबर्ग को अपनी इमेज को, पहले मार्क ज़करबर्ग को रोबोट, लिजर्ड कितना बोला जाता था। अभी 10 साल में चेन वेन पहनने लगे, घूम रहे हैं। हाँ, तो एनीवेज जब हम दोस्त बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, एक तो नेटवर्क का पावर ये है कि यू रियलाइज़ कि आपका एक दोस्त सिलिकॉन वैली में काम कर रहा है। जैसे मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना था तो मैंने 2-4 कॉल घुमाए, एक दोस्त मिल गया जिसके मैं घर पे रह सकता हूँ, एक दोस्त है जो सेल्फ ड्राइविंग में काम कर रहा है, एक दोस्त है जो फेसबुक में विजन पे काम कर रहा है और ये सब कर रहा है। तो एक तो IIT IIMs का, और इन जनरल आप जहाँ पे भी हो आपको अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए, है ना? कोई फर्स्ट ईयर में आपका दोस्त बना होगा और आप अब रणवीर हो, पर मतलब है ना, तो नेटवर्किंग इंडिया में थोड़ा
इंट्रोवर्टिश भी होते हैं लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, है ना, कि लोग सोचते हैं कि यार कौन बात करेगा, 3-4 अपने लौंडे लपाटे हैं उनसे बात हो रही है बस, उसके बाहर नहीं बात करते, है ना. तो आई थिंक यू शुड लाइक मेक इट अ पॉइंट, और मैंने भी कम किया है, मैं खुद भी मानूंगा. मेरे को MBA में समझ आया, MBA में आपको 20 दिन का काम 2 दिन में करके देना होता है. तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट हेल्प लो, और सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, विच वी ऑल्सो एनकरेज इन इंजीनियरिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल. सो या आई थिंक नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और आप किसी भी कॉलेज में आपको बनाना चाहिए, IITIM में भी बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 5 साल 10 साल बाद लोग कहाँ होंगे, है ना. जब हम लोग बात करते हैं तो यार काफ़ी सारी चीज़ें तो यार रेमिनिस ही करते हैं, बचपन में यहाँ जाते थे, ये करते थे, वो करते थे. जब फ्यूचर की बात करते हैं तो आई थिंक जैसा आपने बोला कि फ्यूचर में सबसे क्रिएटिव चीज़ क्या हो रही है, कई बार हमारे दोस्त ना इनसाइडर्स भी होते हैं. तो कोई फेसबुक में एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे काम कर रहा है, यही पूछ रहा हूँ. हाँ, है ना. कोई एप्पल, तो हम लिटरली, मैं तो अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई इलॉन मस्क बोल रहा है कि ये टेस्ला तो 2024 में क्लेम कर रहा है ऑटोनोमस ड्राइविंग आ जाएगी, तेरे को लगता है कि आ जाएगी, तूने भी बात की होगी. तो बोलते हैं नहीं अभी यार, अभी वो तो ऐसे ही बोल रहा है, अभी 1-2 साल और दूर है, और ये सब है. तो दैट्स वन थिंग कि यू कैन फिगर आउट कि यार एक्चुअली कि भाई OpenAI में कोई आपका दोस्त है, आप पूछो यार ये AGI आने वाला है क्या, अंदर क्या लगता है क्या आने वाला है, राइट. सो दैट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. है आपके दोस्त OpenAI में? हाँ, OpenAI में एक्चुअली नहीं है, बट लार्ज लैंग्वेज में मॉडल्स पे काम करने वाले गूगल में काफ़ी दोस्त हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी दोस्त हैं. माहौल क्या है? माहौल है, एक तो है खींचातानी बहुत चल रही है लोगों, OpenAI और इन सब की ऐसी चल रही है कि मैं तुझे 1 मिलियन दे दूंगा, तू यहाँ जा, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, तू यहाँ जा. जस्ट टू वीकन द ऑपोजिशन एंड ऑल्सो बिल्ड देयर ओन टीम्स, राइट. और तो जैसे OpenAI ने गूगल से बहुत लोग खींचे, तो बहुत वहाँ पे थोड़ा वैसा हो गया. तो एक ये, और काफ़ी लोग बिग टेक में भी AI वाली चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, राइट. सो दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग. जैसे समवन आई मेट लेट लास्ट ईयर, मैं गूगल के कैंपस गया था, तो वो पहले हार्डवेयर साइड पे, एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बट वो पहले हार्डवेयर साइड पे ज़्यादा काम करते थे, बट फिर उन्होंने AI पावर्ड एड्स पे काम करना शुरू कर दिया. तो जैसे कि आपको अगर स्नीकर्स दिख रहे हैं तो भाई इसको मैं रेड स्नीकर दिखाता हूँ, इसको मैं ज़्यादा थोड़ा फैंसी स्नीकर्स दिखाता हूँ. तो इस टाइप के टूल्स गूगल भी बना रहा है, और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं. तो पीपल आर ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स AI रोल्स इन बिग कंपनीज एज वेल. ओके, थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. ओके, बेसिक क्वेश्चन ये है कि मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले हमें C++ ही सिखाई जाती है, करेक्ट? दैट्स द लैंग्वेज यू लर्न. उसके बाद जावा सिखाई जाती है यूजुअली. पर आई बिलीव कि आज के ज़माने में ना बहुत सारे बच्चे 6th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से कोडिंग सीख रहे हैं. C++ से ही शुरुआत होती है. हाँ, C++ से भी आप कर सकते हो, और पाइथन से भी कर सकते हो एट द स्टार्ट. तो ये बताइए कि एक जो ये टॉप OpenAI का AI इंजीनियर है, श्योर, उसकी स्किल सेट की ट्रैजेक्टरी समझाइए. पहले उसने C++ सीखा होगा, श्योर. फिर क्या? तो OpenAI, अगर आप AI सीख रहे हो तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में थोड़ा अलग बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी दोनों की ट्रैजेक्टरी अलग होती है. ये 2 स्किल्स चाहिए रहते हैं. 2 स्किल्स हैं, 2 अलग रोल्स भी हैं. ओके. कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो AI सिस्टम्स नॉट नेसेसरीली बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जोमेटो बना रहे हैं, हमारा गूगल का फ्रंट एंड बना रहे हैं जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, एप्पल के ऐप्स बना रहे हैं, इस टाइप के. तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको जल्दी से जल्दी एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए. इट कैन बी C++, इट कैन बी पाइथन, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. अगर आप बहुत छोटे हो और आप अकेडमिकली नहीं कर रहे हो तो पाइथन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें रूल्स कम होते हैं. इट्स मच मोर नेचुरल, राइट. बट अगर आप बड़े हो तो रूल्स जानने के अपने फ़ायदे हैं, राइट. तो इसीलिए आप जब शुरू कर रहे हो तो आप पाइथन से शुरू कर सकते हो. और जैसे ही आपको लैंग्वेज के बेसिक्स समझ आ गए, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए कि भाई डेटा इधर से उधर कैसे भेजना है, यूज़र से डेटा इनपुट कैसे करवाना है, स्टोर कैसे करना है, ये सारे बेसिक फंक्शंस आपको जैसे ही आ गए, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए. फिर लैंग्वेज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती. जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हो, यू कैन स्टार्ट विथ अ क्लोन, कि मैं जोमेटो का क्लोन बनाऊंगा, मैं फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाऊंगा एज इट इज़. मतलब कि मैं या फिर आप अपने मन की कोई चीज़ बना सकते हो. ये टास्क आपको देगा कौन, कैसे सीख सकते हैं? कोई प्रोग्राम होता है? श्योर. सो
ये टास्क्स आपको कहाँ लेने हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. कई बार यूट्यूब पे या हमारे न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे जो लेक्चर्स फ्री में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होती है कि प्रोजेक्ट बेसिस पे ही मैं पाइथन सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा. और ये टाइमलाइन क्या है? मतलब मान लो अगर आपको आज कुछ नहीं पता, हाँ, तो और अगर आपने हर दिन 1 घंटे की मेहनत करी, श्योर, तो फिर एट व्हाट पॉइंट कैन यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स? आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स एज सून एज पॉसिबल, बट आपको लैंग्वेज समझने में कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे, बस कम से कम. एक्चुअली सिंपल प्रोजेक्ट्स करने के लिए ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं चाहिए. आप एक्चुअली 1 हफ्ता पढ़ के बेसिक स्नेक गेम या कुछ ऐसा सिंपल से गेम बना सकते हो. टिक टैक टो, वो ऐसा 0 काटा जो अपन बचपन में खेलते थे. जी. ये सारे सिंपल गेम्स बनाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. तो 3-4 हफ्ते की मेहनत से भी, इनफैक्ट आई विल से इवन सूनर, आप बहुत बेसिक गेम्स बना सकते हो. प्रोजेक्ट्स और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की बदौलत आपको बहुत हाई पेइंग कोडिंग जॉब्स भी मिल सकते हैं. यस, बिल्कुल. ओके, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं है आज की डेट में. अगर आप चूज़ करते हो कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाना जी, और आपकी फैमिली और आप इतने कंफर्टेबल हो कि मेरे को डिग्री का सेफ्टी नेट नहीं चाहिए, तो थ्योरेटिकली इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल दैट आप बिना डिग्री के भी कर लो. बट थोड़ा सा कंपनीज अभी भी स्लो मूविंग है. अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ओपन टू कैंडिडेट्स विदाउट डिग्रीज, बट अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल इवॉल्विंग. तो इसीलिए डिग्री लेने से आपका एक बेस बन जाता है. और डिग्री से एक और सबसे भला काम तो ये होता है कि आपके दोस्त आसपास जो इतने सारे बनते हैं, है ना, उनसे आप ये रहते हो कि मैं ट्रैक पे हूँ. बट हाइपोथेटिकली आज की डेट में मेरे को लगता है कि कोई बहुत स्मार्ट बंदा, बच्चा जो शायद 10th में भी हो, वो इतना अच्छा काम कर सकता है कि वो 1 लाख पर महीने की सॉफ्टवेयर डेवलपर जितना कॉम्पिटेंट हो, और इफ़ नॉट मोर. 7th या 8th क्यों नहीं? हो सकता है, बच्चों पे भी डिपेंड करता है, मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है. मैं उसको थोड़ा सा मैथ्स की कॉम्प्लिकेशन लेवल से कंपेयर करूँगा, राइट. तो 9th-10th में हम थोड़ा सा एल्जेब्रा सीखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री सीखना शुरू करते हैं, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, RHS equal to LHS या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखना शुरू करते हैं. जबकि 7th-8th में स्टिल बहुत फंडामेंटल चीज़ें ही हो रही होती हैं कि 3 digit multiplication. ये ऐसा. हाँ, मतलब मैं तो भूल भी गया 7th-8th में क्या होता है. बट नहीं, मतलब जब ट्रिगो स्टार्ट होती है तो दिमाग थोड़ा बदलता है. डेरिवेटिव्स, ट्रिगो. हाँ, तो एक्चुअली दोस लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स आर सेम एज द डिफिकल्ट level of difficulty that you'll face in coding, right? So that is when the normal maturity level. एक AI की कंपनी में उनके टेक जॉब के लिए कौन से स्किल्स चाहिए रहते हैं? अगर तो हर AI की कंपनी में रेगुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होता है, जहाँ पे आपने वही C++, पाइथन सीखी, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है एज यू स्केल की. रिएक्ट फॉर फ्रंट एंड, नोड फॉर बैक एंड, और इनके भी बहुत भाई और बहन हैं लैंग्वेजेस में. तो लैंग्वेजेस ऐसी, अच्छे डेवलपर को 6-7 लैंग्वेज आना इज़ नॉट सरप्राइजिंग, राइट. मतलब बड़े होके तो आप ऐसे सोचते हो, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आते हो कि आपको थोड़ा बैक एंड भी आता है बनाना, कि भाई डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, और थोड़ा फ्रंट एंड भी आता है कि यूज़र को क्या दिख रहा है. तो ये रोल तो AI कंपनीज में भी होते हैं, क्योंकि उनको भी AI पे तो पहुंचाना ही है जी. अदरवाइज अगर आपको AI कंपनीज में घुसना है तो मैथ्स अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अ लॉट ऑफ AI ट्यूनिंग इज एसेंशियली स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स. तो आपको देखना पड़ता है कि अगर मेरे AI ने गलत जवाब दिया तो अंडर द हुड क्या हो रहा है, उसने कहाँ गलती की. तो एसेंशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग, इज़ वेरी सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और उन न्यूरॉन्स के इंटरेक्शंस को लोगों ने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, कि भाई अगर ये न्यूरॉन इससे बात करता है तो तू 2 भेज देना, 1 भेज देना. ये न्यूरॉन यहाँ से बात करता है तो तू 0.5 डेटा भेज देना. ये न्यूरॉन यहाँ से बात करता है तो तू 0.0 भेज देना. आप यहाँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बहुत बेसिक तरीके से, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. एग्जैक्टली. तो जो एक्चुअली यूजर सेंट्रिक बना रहा है उसको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, बट जो AI बना रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे किस जगह से मेरे को गलत डेटा आया, जिसकी वजह से मेरे मॉडल ने गलत आंसर दिया. तो वहाँ पे मैथ्स बहुत काम आती है. कैसे सीखते हो आप AI रिलेटेड स्किल्स? मान लो आपने कोडिंग लैंग्वेजेस सीख ली हैं, सॉफ्टवेयर जॉब भी है आपका. श्योर. बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट जो बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, नॉन IIT, नॉन बिट्स या NIT, उसके नीचे जो एकदम बेस लेवल होता है, एक ड्रीम सिनारियो ये होता है कि आई नीड अ जॉब इन TCS और इन्फोसिस.
अभी मान लो इन दोनों के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं लोग, काम भी किया हुआ, पर उन्हें दिल में पता है कि नहीं इसके बाद एक और गेम खेलेंगे, और भी बड़ी गेम खेलेंगे, तो फिर क्या? So I think people can start with machine learning, right? तो they can just go to again Google जा सकते हैं, YouTube पे जा सकते हैं और मशीन लर्निंग सीखना शुरू कर सकते हैं जी। उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि पाइथन आना चाहिए आपको थोड़ा सा, तो वो कई बार उन कोर्सेज में भी सिखा देते हैं, अदरवाइज भी सीख सकते हैं। ओके, और यहाँ भी मेहनत का खेल है, यहाँ मेहनत जो भी नई स्किल सीखेगा ही विल बी एबल टू हैव एन एआई टेक जॉब। हाँ, और ऐसा नहीं है, अगर आपके दिल में है कि यार मुझे अच्छे से मशीन लर्निंग सीखनी है और आपकी मैथ्स डिसेंट भी है, तो आप वो समझ जाओगे, क्योंकि मैथ्स को रीइन्वेंट नहीं करना होता हर बार, है ना। एक बार आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया कि अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर आप समझ जाओगे। तो ये जो अमेरिका में ओपन एआई पोच कर रही है लोगों को गूगल से, उन लोगों के स्किल सेट्स क्या होता है? तो यूजुअली ये लोग PhDs होते हैं जिनको बहुत डीपली इन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स ही लिए होते हैं। तो उन्होंने बीटेक भी करी होती है, फिर मास्टर्स भी में करी होती है, और फिर 5 साल के 5 या 4 या जो भी है PhD प्रोग्राम्स भी होते हैं अपने, वो AI में ही लिए होते हैं। तो यूजुअली ये PhD रिसर्चर्स हैं। कई लोग डायरेक्टली भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर PhD रिसर्चर्स। What do they know that a master's graduate does not know? They have usually played on the frontier। मतलब ओपन एआई को आज ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी नई प्रॉब्लम डिस्कवर भी कर सके और सॉल्व भी कर सके। तो इंडिया के PhDs उतने स्ट्रॉन्ग अभी अपना सिस्टम नहीं है, बट US में PhD का मतलब ही है कि आप कुछ नई डिस्कवरी करके लाओगे, तो उनकी डिस्कवरी स्किल्स के लिए उन्हें पैसा मिलता है। मतलब ये जो क्रेजी चीजें हम कहते हैं ना पॉडकास्ट में कि एक दिन AI पूरी मूवी बना लेगा, वो एक्चुअली वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वो डे इन डे आउट यही सब अपना सर फोड़ रहे हैं। वो सैलरी कितनी होती? AI रिसर्चर्स की कॉलेजेस में बहुत ख़राब सैलरी होती है, उनको US के भी कॉलेजेस में, बट अगर वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो 150K 200, आप मतलब 1.5 करोड़ से स्टार्ट होना इज़ नॉट सरप्राइज, है ना। मतलब इट्स नॉर्म इफ़ यू स्टार्ट देयर, एंड थोड़ा भी आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप थोड़ा भी हो, तो आपको 4-5 करोड़ की सैलरी मिल जाती है। फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन दैट्स नॉट आउट ऑफ द पिक्चर फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन। आई एम अज्यूमिंग आपको बहुत कम रिपोर्ट करना पड़ता है टू समवन, क्योंकि आप काम कर रहे हो टुवर्ड्स समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। हाँ, और रिपोर्टिंग में भी इट्स मच ऑफ कोलैबोरेशन वाली चीज़, राइट, कि आपके जो 4-5 लोग हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता, आपके बॉस को भी नहीं पता कि भाई करना कैसे है, तो वो भी आपका पार्टनर इन क्राइम है टू फिगर आउट कि यार कैसे करें कैसे नहीं करें। ये उस कंपनी के हाईएस्ट पेड जॉब्स होते? हाँ, AI रिसर्चर्स आर द हाईएस्ट पेड जॉब्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली। एंटरप्रेन्योर्स को हटा दीजिए जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, जॉब जो होती है, दीज आर सम ऑफ द हाईएस्ट पेड। और थोड़ा फाइनेंस वगैरह में जाके बड़े होके थोड़ी जॉब्स के पैसे बढ़ जाते हैं, बट हाँ। ये जो आपने कहा कि PhDs इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में पॉसिबल है? भारत में PhD प्रोग्राम्स IITs के अच्छे हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, कानपुर, रुड़की, इन सब में फिर भी काफ़ी अच्छे हैं, मद्रास, खड़गपुर, मतलब किसी का नाम छोड़ दूंगा मैं, बट एनीवेज। तो प्रोग्राम्स अच्छे हैं, स्टिल फॉलिंग बिहाइंड फ्रॉम US प्रोग्राम्स, बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको नींव सॉलिड रखना ज़रूरी है। आप अगर अब BTech भी कर रहे हो, या आप अगर आज की डेट में MTech भी कर रहे हो, मास्टर्स भी कर रहे हो, या अपस्किलिंग भी कर रहे हो, जैसे जो आपने बोला था कि एक तरीका लर्निंग का ये भी है कि देर आर ऑल्सो पेड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, है ना, विच रेंज फ्रॉम 500-1000 रुपये का अपस्किलिंग प्रोग्राम लो, थोड़ा पैसा खर्च करो भाई, क्या है मतलब, है ना, अगर आपको सीखना ही है। और अगर आप हार्ड कोडेड हो कि नहीं मेरे को करियर चेंज ही करना है और मेरे को जाना ही जाना है, तो आप ऑनलाइन पेड प्रोग्राम्स भी हैं जो थोड़े ज़्यादा पेड हैं, न्यूटन स्कूल के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हाथ पकड़ के एंड टू एंड सॉल्व करवाते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन वेयर यू आर इन लाइफ यू कैन चूज दोज प्रोग्राम्स, राइट। तो PhD जो अपनी लाइफ में थोड़ा अर्ली स्टेज पे है, तो उसको अपने BTech जो 4 साल हैं, और अगर मास्टर्स कर रहे हो या अपस्किलिंग कर रहे हो, उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, है ना, क्योंकि कई सारी जॉब्स AI में ऐसी आने वाली हैं जिनमें PhDs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें? पहला तो ये कि अगर आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो और आपका वहाँ पे योर हार्ट इज़ नॉट देयर, तो आप मत लो यार, थोड़ा कॉलेज 19-20 कर लो, बट कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या इस टाइप के कोर्सेज लो, क्योंकि यार 4 साल बहुत होते हैं यार। आपने थोड़ा भी दिल लगा के पढ़ा ना, तो मतलब कुछ तो घुसेगा दिमाग में आगे पीछे, राइट। तो
सही ब्रांच चुनो प्लीज़, है ना, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अदरवाइज आपने गलत ब्रांच से कर रखा तो आपको पीएचडी में एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करोगे, राइट। दूसरा, अब अपस्किलिंग भी कर रहे हो या ये सब भी कर रहे हो, तो कई बार ये भी चॉइस है कि अगर आप टेक्निकल अपस्किलिंग कर सकते हो तो यू कैन इवन डिच एमबीए, है ना। एमबीए का पैसा वहाँ ना लगा के आप एआई में अपस्किल करो, आप डीप लर्निंग के, एआई के अपस्किलिंग कोर्सेज लो, डेटा साइंस के कोर्सेज लो, राइट। तो वहाँ से आप ज़्यादा सीखोगे वर्सेस दीज कैटेगरीज। तो आई थिंक बीटेक और अपस्किलिंग में ऑप्टिमाइज करने का बहुत स्कोप है। फिर अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो, आप इस एज में हो या इस स्टेज में हो जहाँ पे आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, तो इंडिया में देर आर टॉप इंस्टीट्यूशंस वेयर यू कैन डू दिस। इफ़ यू गेट एन ऑप्शन इन यूएस दैट्स स्लाइटली बेटर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बट या आई मीन इंडिया में भी करके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी। वो 2 इंडियन एआई कंपनीज कौन सी है? सो वन इज़ कृत्रिम.ai, जो कि भावेश अग्रवाल हैं जो ओला के फाउंडर हैं, उन्होंने बनाई है। और दूसरी है सर्वम.ai। आई माइट बी मिस्टेकन बट ये आईआईटी के ही प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी फंडिंग भी उठा रखी है। तो बोथ ऑफ देम आर वेल फंडेड विथ गुड कैलिबर टैलेंट, राइट। तो ये जो पीएचडी के ग्रेड्स हैं यहाँ जॉब्स ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पीएचडी के ग्रेड्स ले सकते हैं। और ये इंडियन कंपनीज आर अ बिट मोर फ्लेक्सिबल कि आप इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग हो तो वैसे भी, बट अगर आपको ज़्यादा आता है, पीएचडी वगैरह लेवल कर रखी है, एमटेक कर रखी है, तो योर चांसेस आर हायर। अब एक मस्ती वाला सवाल। श्योर। आप लिटरली टेक वर्ल्ड के बीचों बीच हो, पर फिर भी मुझे पता है कि आपने भी कुछ साइंस फिक्शन टाइप सिनारियोज के बारे में सोचा होगा। बिल्कुल। तो अगले 10 सालों में रियलिस्टिकली स्पीकिंग सबसे क्रेजी साइंस फिक्शन स्टाइल प्रेडिक्शन क्या है आपकी? श्योर यार, कई लोग कहते हैं कि जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी। तो मुझे तो एक चीज़ ये लगती है कि जो भी हमारे हाथ में एज कंज्यूमर पहुंचता है, ये माइक पहुंचा, ये कप पहुंचा, ये लाइट पहुंची, है ना, किसी ने मेहनत करके वो बनाया है, इसलिए उसकी एक कॉस्ट भी है। तो अगर एआई सब कुछ ही कर रहा है तो हमारे लिए तो सब कुछ फ्री हो जाएगा, हम भी बिल गेट्स के बच्चों की तरह या जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वैसे जिएंगे। उनके लिए भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है रिसोर्सेज की, हमारे लिए भी सारी सॉल्व होगी। तो मे बी आई गेस हम में से कुछ इन्जॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग शायद मेडिटेट कर रहे होंगे, वो बाहर देखने की जगह अंदर देख रहे होंगे। जो मैं आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड कि यार 20 साल या 30 साल में एक सन्यासी क्या डिस्कवर करता होगा अपने अंदर, राइट, जो तो कोई आज टेस्ट भी नहीं कर रहा। मे बी विल गेट मोर टाइम टू डू समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर एक रिसोर्स रिच वर्ल्ड है जहाँ पे सब लोगों के पास सारी फैसिलिटी, सारे रिसोर्स अवेलेबल है, तो कितना मस्त होगा। सतयुग की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। अलग सतयुग। और दूसरा ऑब्वियसली स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ें, राइट, कि हम यार रॉकेट से हम भी घूमने के लिए मार्स जाएंगे, सोलर सिस्टम के 1-2 चक्कर लगाएंगे, और तो दैट इज़ इन द बेस्ट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। घूमना फिरना पसंद है। अभी सबकी चेकलिस्ट में वर्स्ट केस में अंटार्कटिका होता होगा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स होती होंगी, अब हम चांद पे घूमने जाएंगे, मार्स में घूमने जाएंगे। आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी पॉसिबल व्हेन AGI कम्स। ह्यूमन लाइफ क्वालिटी विल गो अप अ लॉट, वो ड्रास्टिकली अप यार। आज की डेट में हम कितनी छोटी मोटी वजहों से, डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर दिया, बस ने किसी को ठोक दिया, रोड अच्छी नहीं बनी हुई तो किसी का पैर फंस गया, किसी की डेथ हो गई। ह्यूमन लाइव्स आर लाइक लॉस्ट वेरी ट्रिवियली राइट नाउ, विच आफ्टर द एज ऑफ AI शुड रिड्यूस ड्रास्टिकली। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये जो PhD टाइप के लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चिंग ऑन द थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट येट, उनका काम तेज़ी से बढ़ेगा। बिल्कुल। और अगर उनका काम तेज़ी से बढ़ा मतलब दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज तेज़ी से बढ़ेंगी। बिल्कुल। एरोप्लेन ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छे से सेल्फ ड्राइव कर पाएंगी, घर एक दिन में बन जाएंगे। यस। शायद फसल भी एक दिन में उग जाएगी। हाँ बिल्कुल। फॉर ऑल यू नो बायोटेक्नोलॉजी माइट एडवांस। और आपको चाहिए कि भाई मुझे प्रोटीन इंटेक करना है पर मेरे को कुछ वेज चाहिए, तो भाई कंप्यूटर को डाला, कुछ उसने बना के दे दिया, खाना प्रिंट हो खा लिया। हाँ खाना प्रिंट मतलब पूरा साइंस ही तेज़ी से दौड़ेगा। और एक और चीज़ जो आएगी विच इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड, जो अभी मेटा के और AI के
ग्लासेस आ रहे हैं जिसको आप पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में हो जी। अभी तो उनके वर्जन 1 वर्जन 2 में बहुत अर्ली स्टेज वर्जन्स हैं, जैसा हम बहुत लो डेफिनेशन में अपने फ़ोन में देखा करते थे 10-20 साल पहले, जिसमें कोई फ़ोटो भी नहीं खिंच पाती थी, कुछ दिखता भी नहीं था। आप मान के चलो 10-20 साल में वो कैसे पहुँच जाएंगे। एक तो ये कि हम उस दुनिया में इतना समा जाएंगे कि वी कैन लाइक लिटरली क्राफ्ट आवर वर्ल्ड, हमारे एक्सपीरियंसेस से लेकर सब कुछ। ये सोशल मीडिया का नेक्स्ट एवोल्यूशन है Yes, मेरे अकॉर्डिंग। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली आई एम श्योर आपने भी डिस्कस किया होगा कि एक बार तो वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड इतना एडवांस होने लग जाता है कि इंसान भूल जाता है कि कब मैं एक्चुअल रियलिटी में हूँ और कब मैं वर्चुअल रियलिटी में हूँ। तो कई बार लोग, जैसा इंसेप्शन एक मूवी है उसमें हुआ था, लोग एक्चुअल रियलिटी को कहीं वर्चुअल रियलिटी ही ना मानने लग जाएं। तो लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि भाई ये दुनिया असली भी है या मैं किसी वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा हूँ। एक फ्लिप साइड प्रेडिक्शन भी है, पॉजिटिव प्रेडिक्शन ही है। मैं मानता हूँ कि जो D2C बिजनेसेस हैं आज के ज़माने में, FMCG या हेल्थ रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड, वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे इस फेज़ में। और आपका उसका हाइपोथेसिस क्या है, मतलब किस वजह से? लोग बहुत ज़्यादा समय वर्चुअल रियलिटी में बिताएंगे। That's true. तो योर बायोलॉजिकल बॉडी विल स्टिल बी योर बायोलॉजिकल बॉडी। मतलब आप सिर्फ आंखों पे वो चश्मे पहनोगे, मतलब बायोलॉजिकल बॉडी एक्चुअली स्टिल रहेगी और हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिटनेस पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमारी पॉपुलेशन जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बहुत बढ़ेगी। अभी तो यार मतलब अभी हम ही जाते हैं कहीं पे, मैं बोलूँगा कि कोई ड्रिंक चाहिए जो विदाउट शुगर है, तो रेगुलर किसी दुकान में वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, राइट। और अभी हमारे जैसे कितने ही लोग होंगे, बट बिलियंस ऑफ लोगों को कुछ ऐसा फ्लेवर ड्रिंक चाहिए, कुछ ऐसा खाना चाहिए, कुछ ऐसे जूते चाहिए। तो लोगों का ना टेस्ट भी इवॉल्व होता है जैसे जैसे पैसे होते हैं कि यार बचपन में हमारे एक जूता है वही पहन रहे हैं और मतलब 3 साल वही चल रहा है, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, सही भी है। अब बड़े होने लगे तो लोग बोले कि भाई ये फॉर्मल इवेंट में इनफॉर्मल जूते कैसे पहन सकते हो। तो कंज्यूमर क्लास इज गोइंग टू एक्सप्लोड, मतलब ड्रास्टिकली। दैट्स वेरी ट्रू। और एक्चुअली डिजिटल गुड्स और प्रोडक्ट्स में भी एक रिवॉल्यूशन आएगा। आज की डेट में रोबोलॉक्स करके एक गेम है US में जो बच्चे बहुत खेलते हैं। वो खुद ही अपने नए गेम बनाते हैं, खुद ही एक दूसरे को बेचते हैं। तो वहाँ पे वर्चुअल गुड्स से कि यार मेरी टोपी अच्छी आई, मेरा आर्मर अच्छा आया, मतलब गेम के अंदर की टोपी, गेम के अंदर का आर्मर, हाँ, उस पे लोग एक्चुअल टोपी से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वी जस्ट हैव टू शो ईच अदर कि भाई देख मेरे पास भी है, मैं भी वेल ऑफ हूँ, मैं भी ये हूँ। अगर मैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में दिखा सकूंगा तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा। वही NFTs। हाँ NFTs, कोई NFTs के बारे में बात नहीं करता आजकल। NFT इस चीज़ का एग्जीक्यूशन का एक ब्लॉकचेन बेस्ड तरीका था जी। ज़्यादातर चीज़ें जो अभी ऐसी हो रही हैं वो बिना ब्लॉकचेन के भी हो जा रही हैं। NFT इज़ अ वेरी ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन। तो जब वो बिटकॉइन नीचे जाता है तो सारे ब्लॉकचेन वाले उड़ जाते हैं, फिर जब ऊपर जाने लगता है तो सारे वापस आ जाते हैं। तो होपफुली समवन क्रैक समथिंग, बट या। अब भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे बात करनी है सोरा के बारे में। सोरा OpenAI का वीडियो क्रिएशन टूल है, जो आई थिंक अभी रिलीज होगा कुछ महीनों में। हाँ, पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ है, उन्होंने एक बार शोकेस तो कर ही दिया है। मुझे उनका इंस्टाग्राम पेज बहुत कूल लगता है, जहाँ कैप्शन में वो प्रॉम्प्ट गिवन लिखते हैं। फिर प्रॉम्प्ट गिवन कुछ भी हो सकता है, एलिफेंट विथ ब्लू लीफी ईयर्स, और फिर वो एलिफेंट का वीडियो प्ले होगा। लाइक ये बस ह्यूमन इमेजिनेशन पर डिपेंडेंट है, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रियल भी लगता है। तो व्हाट विल हैपन टू द जॉब ऑफ एनिमेटर्स, व्हाट विल हैपन टू वीडियो क्रिएटर्स वगैरह वगैरह। ये एक AI टूल है जो अब आने वाला है, इसी साल आने वाला है, मोस्टली फॉर द पब्लिक। सोरा के बारे में थोड़ा बताओ, एंड क्या सोरा की वजह से मूवीज और मूवी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स के रोल्स भी बदलेंगे? श्योर नहीं, तो इट्स अगेन सोरा वॉज वन ऑफ द ऐसा इनोवेशन जिसने सबका माइंड ब्लो कर दिया था। और आई थिंक सब जिसने नहीं देखा है उसको एक बार जाके देखना चाहिए। सोरा OpenAI सर्च करना चाहिए, कुछ वीडियोस देखनी चाहिए। तो वो जैसा आपने बोला कि बिल्कुल ऐसा रियलिस्टिक वीडियो बना देता है कि भाई सनसेट हो रहा है तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता कि ये इंसान असली है या नकली। तो पहले तो मैं थोड़ा कंज्यूमर साइड से बात करूँगा। मैं तो चाहूँगा कि एज अ कंज्यूमर ऐसा कुछ आए ताकि मुझे मैं अपने आप ही उसको बोलूँ कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स करके एक सीरीज़ है जिसका मेरे को लास्ट सीज़न बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बोलूँगा भाई एक नया सीज़न बना के दो, थोड़ा अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा।
बचपन में मुझे लगता था कि शोले में यार अमिताभ बच्चन मरना नहीं चाहिए था, मतलब क्या सिनेरियो है मरने का, बच्चे होते हैं तो लगता है यार हीरो मरेगा क्यों, तो मैं बोलूँगा भाई एक ऐसी बना के दी जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। अब शायद मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे उतना पसंद आए, बट कंज्यूमर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ लास्ट, राइट। आप कह सकते हो कि भाई मैं हीरो हूँ और मे बी कटरीना कैफ हीरोइन है और एक ऐसी मूवी बना के देते मुझे, है ना। तो आई थिंक कंज्यूमर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड। इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, राइट। सो इट्स वो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा और छोटे छोटे यूज केसेस के लिए आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। सो कमिंग टू द क्रिएटर्स साइड, राइट, एक तो क्रिएटर्स के विजन को इन द स्टार्टिंग फेजेस वेयर सोरा इज लेट्स से नॉट एज स्ट्रॉन्ग, राइट, इन द स्टार्टिंग फेजेस क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ा कैनवस मिल गया। तो एक डायरेक्टर बोल सकता है कि यार एक मूवी में रफ स्केच बना लेता हूँ पहले ही, एंड टू एंड, है ना। हम जैसे लोग भी बना सकते हैं कि यार मैं रफ स्केच एक बना लेता हूँ कि यार एक मूवी का ऐसा स्क्रिप्ट दो जिसमें हीरो इधर जाता है। जैसे मूवीज़ में लोग स्टोरी बोर्डिंग बहुत करते हैं, आपको तो पता ही होगा, है ना। तो वो बहुत सारे स्केच बनाते हैं फ्रेम बाय फ्रेम की मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। वो एक काम जो महीनों लेता है और हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट आवर्स लेता है और दसों लाखों रुपए लेता है, वो अब अगर एक सेकंड तो नहीं, एक दिन में हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्टर्स को, स्क्रीन राइटर्स को बहुत क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलेगी। तो आई थिंक द कंटेंट दैट वील सी इज गोइंग टू ब्लो आवर माइंड, राइट। दूसरा, क्या लोगों की जॉब खतरे में है, यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा कि जो भी अपने आर्ट के बॉटम 20-30% में हैं वो बहुत रिस्क पे हैं, राइट। बिकॉज an AI tool can by default do a much better job than the bottom 10-20% people. But the top 10-20% people, वो जो अगर अब 10 का आउटपुट निकालते थे वो 20 का आउटपुट निकालेंगे, वो 100 का आउटपुट निकालेंगे। हम सब चाहेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन की 100 मूवीज़ हों, जिसको पसंद है वो जिसको देख सके। किसी को संजय लीला भंसाली का स्टाइल पसंद है, किसी को इम्तियाज अली पसंद है। आप तो पूरे इम्तियाज अली के हीरो वाला वाइब रहता है। तो ऑलवेज ब्रो, तो दिल टूटा आशिक। तो अपने दोस्तों के साथ मिलके एक इम्तियाज अली की मूवी में रणवीर को हीरो बना के बढ़िया मूवी बना सकते ये अल्टीमेट ड्रीम है। या तो आई थिंक जो टॉप के 10-20% लोग होंगे वो दे विल बी मच मोर प्रोडक्टिव, दे विल क्रिएट मच हायर क्वालिटी वर्क। सो वही है, तो सबकी रेस ये है कि भाई बॉटम में छूटना नहीं है, मतलब ट्रेन की लास्ट डब्बे में नहीं आना आपको, नहीं तो वो डब्बा तो छूट रहा है पीछे, आपको आगे बढ़ते ही रहना है। आई थिंक ये 2024 AI अपडेट को लेकर हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। और कुछ कहना आपको कंज्यूमर्स के पेरेंट्स को, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को? ये मैं खुन्नस की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ, बट आई रियली फील कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस शायद 10 सालों में रेलेवेंट नहीं होंगे। जितने आज रेलेवेंट है उतने तो नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह से आप एजुकेशनल पॉलिसी नहीं बदल सकते। द न्यू कॉलेजेस इन माई आइज आर वेरी स्किल बेस्ड एंड वेरी एजाइल। तुरंत स्पीड बदल सकते हैं, कोर्सेज ऐड कर सकते हैं वगैरह। और पुराने कॉलेजेस, पुराने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनके नेचर की वजह से थोड़े से मजबूत रहते हैं, चट्टान की तरह रहते हैं। डिफिकल्ट टू चेंज अ माउंटेन। कमिंग टू कि कॉलेजेस फ्यूचर में कैसे रहेंगे, फ्यूचर में कॉलेजेस एक कम्युनिटी का काम ज़्यादा करेंगे, राइट। क्योंकि आपका पास एक AI इंस्ट्रक्टर या एक AI मेंटर होगा जो आपके किसी भी प्रोफेसर से बेटर पढ़ा सकता है, या एटलीस्ट टॉप 20-30% को छोड़ के नीचे वाले से हमेशा बेटर पढ़ा सकता है। तो कॉलेजेस आर अ प्लेस वेयर द शार्पेस्ट माइंड, द मोस्ट एम्बिशियस माइंड, वो जो सोशल सर्कल है, जो एक ट्राइब है आपकी, वो आप वहाँ पे डिस्कवर कर पाओगे। आप अपने पार्टनर्स इन क्राइम ढूंढ पाओगे कि यार मुझे किसके साथ कौन सा प्रोजेक्ट करना है, किसके साथ आप अपने। तो जैसे IIM में मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी कि वहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे, राइट। तो किसी ना किसी तरह, और आपके पास हमेशा काम का प्रेशर रहता था क्योंकि आपको बहुत छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा काम करके देना होता था। तो वहाँ पे आप हर तरीके के इंसान से काम करवाना भी सीखते हो, है ना। कोई ऐसा है जो अपनी लाइफ में बिल्कुल चिल है, उससे भी कैसे काम कराना है। कोई है जिसकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम है या थोड़ी ज़्यादा है, उससे भी कैसे काम कराना है। तो वो सोशल स्किल्स सीखने का ज़रिया कॉलेज होगा। तो जैसा आपने बोला कि पुराने एजुकेशन इंस्टीट्यूट चट्टान है, मेंटली एक तो मूव भी नहीं होना चाहते और उन्हें हमेशा लगता है कि जो
ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस है वो खराबी है कि अगर लोग AI यूज़ कर लेंगे तो खुद कैसे सीखेंगे, अगर लोग चैट GPT यूज़ करके होमवर्क करेंगे तो कैसे। अरे भाई तो फिर ऐसा होमवर्क बनाओ मत ना, ऐसा होमवर्क क्यों बना रहे हो जो 10 साल से साला सेम होमवर्क दे रहे हो। तो 4 बच्चे कॉपी करेंगे तो 5वें को लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो खुद कर रहा हूँ, मैं भी ख़त्म करता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ, राइट। तो कॉलेजेस को और पेरेंट्स को ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जब पेरेंट्स ये ना पूछ के, या रिलेटिव्स जो सबसे पहले मिलते हो नंबर कितने आए ना पूछ के लोगों से पूछेंगे कि भाई क्या बना रहे हो, व्हाट डिड यू बिल्ड लास्ट क्वार्टर, लास्ट सेमेस्टर, आपने बनाया क्या। क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ, आपकी बच्चा जॉब में उतना सक्सेसफुल होगा जितना वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। जितने मार्क्स आए हैं वो यार नहीं काम आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। एक बेस लेवल से ऊपर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर आ रहे हैं 100 में से, या इवन 30 40 50 आ रहे हैं, आप डिसेंट इनफ पे जाओ। पर उसके बाद अपने बच्चे से पूछो कि यार तू कुछ बना रहा है क्या, तू कुछ सोच रहा है क्या। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो फॉर द फैकल्टी को थोड़ा अपना दिमाग को तोड़ना पड़ेगा कि बच्चे नालायक ही होते हैं, या फिर उनको रिसोर्सेज मिलेंगे या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो इशू ही क्रिएट करेंगे। देयर विल बी चॉपी वाटर्स। अगर आप कुछ भी नया ट्राई करते हो तो फेल होगा। आपने लेट्स से कोई नया एक्सपेरिमेंट करा, आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू करी, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन ना हो सकता है कोई बच्चा लड़े कि नहीं मेरा प्रोजेक्ट तो अच्छा था, क्योंकि अब तो सब्जेक्टिव हो गई चीज़ें, है ना। आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो कर नहीं रहे हो, पर यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं फिर मैं कभी नहीं करूँगा। तो पेरेंट्स को भी ऐसे प्रोग्रेसिव कॉलेजेस या कोर्सेज या जो भी आप चूज़ कर रहे हो अपने बच्चे के करियर में, चूज़ करने चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो आगे देखें। क्योंकि पुराने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो बर्बाद कर देंगे यार बच्चों को। फ्यूचरिस्टिक कॉन्वर्सेशन निशांत भाई के साथ। आई थिंक A to Z कवर हो गया। मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। बिल्कुल। ओके, आई रिस्पेक्ट यू लॉट बिकॉज ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। आप मेरी एज के हो, सो रफली हमारा ट्रॉमा भी सेम टाइम पे हुआ। बिल्कुल 12th में इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान। बट तब मैं हमेशा ये सोच रहा था कि यार शायद हमारे एज के लोग एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। इसलिए आप जैसे लोगों को पॉडकास्ट पर लाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है, बिकॉज यू गाइस आर एक्चुअली अफेक्टिंग सोसाइटी इन माई आइज। और मैं हमेशा कुछ करना चाहता था एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड आई फील कि जब आपके साथ बात करता हूँ हमारे शो पर तो ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क। सो विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर। आप किल कर रहे हो काम में, एंड आई फील कि पूरे न्यूटन स्कूल की सबसे खास बात ये कि आप लोगों को ज़्यादा अमीर बना रहे हो। और अमीरी बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में। तो थैंक यू ब्रदर। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। मैं बाय एडुकेशन एक इंजीनियर हूँ, तो जब इंजीनियर से बात करने का मौका मिलता है आप देख ही सकते हो कि क्या क्या हो जाता है। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। आई फील कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड्स है जहाँ चेंजेस ना आते रहते हैं। तो ये टेक ओरिएंटेड पॉडकास्ट मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट यू नीड द राइट पीपल। टेक को आप एक रोमांटिक नज़रिए से देख सकते हो कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एक प्रैक्टिकल नज़रिए से फ्यूचर को देखना, टेक को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट में हमने लिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच। बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा। निशांत भाई विल डेफिनेटली बी बैक ऑन द शो। डेफिनेटली उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर उन्हें फॉलो कीजिए। आई फील कि ऐसे फाउंडर्स को जो भारत को बदल रहे इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत नेक काम कर रहे हैं थ्रू न्यूटन स्कूल एज वेल। बहुतों की ज़िंदगी बदल रहे, बहुतों की ज़िंदगी बदलेंगे। बट फॉर नाउ गो फॉलो निशांत भाई एंड कीप फॉलोइंग TRS। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डियर पेरेंट्स अपने सारे फ्रेंड ग्रुप्स में भी दूसरे पेरेंट्स को ये वाला पॉडकास्ट दिखाइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, नमस्ते, जय हिंद, एंड वील बी बैक वेरी सून।